हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो गाइज, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। जैसा कि हम आप लोग को बोले थे, किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ना नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम ही ठीक से पढ़ो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू का नाम ही है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। और जैसा कि हम आप लोग को बोले थे कि सारे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चार चीज में से किसी एक चीज में डील करते हैं। क्या तो वो रिकग्निशन के बारे में बात करेंगे, क्या तो मेजरमेंट या प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर। रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर, RMPD। राइट। रिकग्निशन का मतलब कोई भी अपने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइड करता है कि किसी एक पर्टिकुलर आइटम को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है। राइट। मेजरमेंट का मतलब किसी भी आइटम को कैसे वैल्यू करना है, उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। प्रेजेंटेशन का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस आइटम को कैसे प्रेजेंट करना है। डिस्क्लोजर का मतलब उस आइटम के बारे में और कोई फर्दर डिस्क्लोजर का जरूरत है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। राइट। तो सारे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन चार चीजों में से कोई भी चीज के बारे में बात करते हैं। हो सकता है वो ये चारों चीजों के बारे में बात करते हैं, हो सकता है कि ये चार में से कोई दो चीज के बारे में, एक चीज के बारे में बात करते हैं। राइट। बट फोकस जो होता है ना, किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो फोकस होता है ना, वो जनरली कोई भी एक ही चीज होता है, आइदर रिकॉग्निशन या मेजरमेंट या प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर। तो आप जब AS2 का नाम पढ़ते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का जब आप नाम पढ़ते हो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या फोकस रहने वाला है। आप लोग बताएंगे मेरे को कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या फोकस है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर। बोलो क्या। सर, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम में ही बोल रहा है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब वैल्यू करना बताएगा हम लोग को। इसका मतलब इसका फोकस है मेजरमेंट। इन्वेंट्री का वैल्यू को कैलकुलेट करना, मतलब मेजरमेंट इज द फोकस ऑफ दिस AS। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बात करने वाला है मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज। सर, क्या इसका मतलब ये रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर के बारे में कुछ बात नहीं करेगा? नहीं, बात करेगा, थोड़ा बहुत डिस्क्लोजर के बारे में बात करेगा AS2। ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई और चीज के बारे में बात कर नहीं सकता है, बाकी चीजों के बारे में भी बात कर सकता है। बट फोकस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फोकस है वैल्यूएशन, दैट इज मेजरमेंट। राइट। तो सर, हम लोग को जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का फोकस है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो देखते हैं सर, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। बट बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग विथ यू इन्वेंट्री का मतलब, इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है, ये बात करें अपने, उसके पहले मैं आपको एक बार एक बात याद दिला दूं और एक बात बता दूं कि सर, जब भी आप एक बैलेंस शीट देखते हो ना, बैलेंस शीट के अंदर में जितने भी असेट्स दिखते हैं, उसमें मेनली चार असेट्स बोला जा सकता है। आप एक बैलेंस शीट के अंदर में जितने भी असेट्स देखते हो, उन असेट्स को मेनली चार असेट्स बोला जा सकता है, मेनली। ठीक है। सुनना क्या, चार असेट क्या क्या हो सकता है। सर, यहां पर हम जो बात कर रहे हैं ना, ये है नॉन मॉनिटरी असेट। ध्यान से सुनना, नॉन मॉनिटरी असेट। नॉन मॉनिटरी असेट का मतलब सर, रिसीवेबल या पेबल नहीं है। राइट। रिसीवेबल नहीं है। जैसे डेटर्स है, डेटर्स क्या है? डेटर्स भी आपका एक असेट है। डेटर्स क्यों असेट है? बिकॉज उससे पैसा रिसीव करना है, रिसीवेबल है। राइट। इसको बोलते हैं मॉनिटरी असेट। दिस इज कॉल्ड मॉनिटरी असेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉनिटरी असेट, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन मॉनिटरी असेट। नॉन मॉनिटरी असेट का मतलब सर, एक ऐसा आइटम जिसका प्राइस ना लगातार चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, और वो कोई रिसीवेबल नहीं है। राइट। बट एक असेट है। ठीक है। अच्छा, तो सर, ऐसा मेनली बैलेंस शीट में कौन कौन सा असेट होता है बताओ? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, या फिर आप बोल सकते हो टेंजिबल असेट्स। ध्यान से समझना, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बोल लो या टेंजिबल असेट्स बोल लो। ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो इंटेंजिबल असेट्स, या फिर आप बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट्स, या फिर आप बोल सकते हो इन्वेंट्री। इन्वेस्टमेंट्स या इन्वेंट्री। ध्यान से सर, मेनली अपने जो बैलेंस शीट में जितना भी असेट्स देखते हैं ना, उसमें ये चार मेन असेट है। क्या क्या? टेंजिबल असेट, दैट इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इनटेंजिबल असेट्स जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल वगैरह। थर्ड, आपका इन्वेस्टमेंट्स। फोर्थ, इन्वेंट्रीज। ये चार मेन असेट है। अपने पास ना चार अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। चार अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इन चारों चीजों के बारे में बात करता है। पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बात करता है, दैट इज टेंजिबल असेट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बात करता है सर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज टेंजिबल असेट्स के बारे में। ठीक है। इनटेंजिबल असेट्स के लिए एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बात करता है इनटेंजिबल असेट्स के बारे में, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करता है, इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंटिंग बताता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है जो अपने को इन्वेंट्रीज के बारे में बताता है। तो ये चार अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफाइन भी करता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किसको बोलते हैं, इनटेंजिबल असेट किसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, इन्वेंट्रीज किसको बोलते हैं। तो आप सबसे पहले गाइस अपने बाकी चीजों के लिए मूव करें, बाकी चीजों का बातचीत करें, उसके पहले आई वांट कि आप लोग इस बात को सबसे पहले समझो कि अपने पास ना चार अलग अलग तरह का जो असेट्स है, वो चारों अलग अलग तरह के असेट्स के लिए अपने पास चार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, राइट सर। असेट्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू असेट्स आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। अपने पढ़ तो वैसे रहे हैं सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, बट बिफोर आई मूव ऑन टू द इन्वेंट्री स्पेसिफिक बातचीत, उसके पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं, ठीक है। लिखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू असेट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू असेट्स। सर क्या क्या है बताइए तो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ठीक है। तो सर अब ये चारों असेट के अंदर में बेसिकली क्या डिफरेंसेस है, हम लोग को सबसे पहले ये समझना है कि ये चार असेट में आपस में क्या डिफरेंस है। AS2, AS10, AS13, AS26, सर ये लोग क्या क्या चीज के बारे में बात करते हैं, ये लोग बात करते हैं इन्वेंट्री के बारे में, इन्वेंट्री इज योर असेट, इसके बारे में AS2 बात करता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोल लो या फिर टेंजिबल असेट बोल लो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब ही होता है टेंजिबल असेट्स, इसके बारे में कौन बात करेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बात करेगा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बात करेगा इनटेंजिबल असेट्स के बारे में। ऑलराइट सर, अब बताइए ये चारों में क्या डिफरेंसेस है, ये चारों में हम लोग को अलग अलग से डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। एक बेसिक डिफरेंस आप लोग को बताने वाले, आप लोग के माइंड में एकदम हमेशा क्लियर रहेगा कि अच्छा सर बेसिक डिफरेंसेस क्या है, कौन से वाले एसेट को कौन से कैटेगरी में रखें, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सुनो, अगर आपके पास कोई असेट है विच इज हेल्ड फॉर सेल या फिर हेल्ड फॉर कंजम्पशन, या तो आप उसको बेचने वाले हैं या आप उसको अपने प्रोसेस में कंज्यूम करने वाले हैं। कोई फिनिश गुड्स बनाने के लिए कंज्यूम कर लेंगे या इन द प्रोसेस कंज्यूम कर लेंगे, या फिर आप उसको होल्ड करते हैं बेचने के लिए। अगर कोई ऐसा सेट है ना, तो उसको आप बोलते हैं, ये एक जेनरिक तरीके से एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं, बट आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा वैसा वाला बात बता रहे हैं। इन्वेंट्री का मतलब हेल्ड फॉर सेल और कंजम्पशन, हेल्ड फॉर सेल और कंजम्पशन, ठीक है। ये क्या है सर, हेल्ड फॉर यूज, हेल्ड फॉर यूज, यूज इन द बिजनेस, हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सर क्या हुआ, इट इज एन असेट हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस, ओके। इन्वेस्टमेंट्स क्या हुआ, हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम, अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, और फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन। अच्छा, और सर AS26 वाला इंटेंजिबल असेट कौन सा असेट हुआ, इट इज ऑल्सो हेल्ड फॉर यूज, इट इज ऑल्सो हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस, हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस। तब सब फिर ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल असेट में
held for use in the business, having no physical substance, having no physical substance, having no physical substance, या फिर विदाउट फिजिकल सब्सटेंस आप बोल सकते हो, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, राइट। ये क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रहा है वो है? नो, द आंसर इज नो। बट क्या सर ये इससे अपने को जनरल आइडिया लग जा रहा है कि चारों में क्या डिफरेंसेस है? द आंसर इज यस। अब चलो हम ये चारों को एक बार वापस से विस्तार से बताते हैं। अगर आपको एसेट होल्ड करके रखे हैं जिसको आप बेचते हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये जो कि आपका आउटपुट ही है, या जिसको आप बेचने के लिए रखे हैं या कंज्यूम करने के लिए रखे हुए हैं, वो आपका हो गया इन्वेंट्री। अगर आपने कोई असेट को होल्ड किया हुआ है फॉर यूज इन द बिजनेस, आप बिजनेस करने के लिए उसको यूज करने वाले हैं, जैसे कि लैपटॉप, प्रोजेक्टर, कैमरा, डेस्कटॉप, मॉनिटर, राइट, ये सब चीज जो हो गया, ये सब फॉर यूज इन द बिजनेस है, नॉट फॉर सेलिंग, नॉट फॉर कंज्यूमिंग। सो इट इज अवर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। एंड इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकल सब्सटेंस है, हैविंग फिजिकल सब्सटेंस। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इज टेंजिबल एसेट हैविंग फिजिकल सब्सटेंस। अगर एकदम सेम यही चीज हैविंग नो फिजिकल सब्सटेंस हो जाए ना, हैविंग नो फिजिकल सब्सटेंस हो जाए ना, तो इसको बोलेंगे इनटेंजिबल एसेट। नो फिजिकल सब्सटेंस का मतलब इट कांट बी टच्ड, फेल्ट और सीन, तो वो आपका इनटेंजिबल एसेट हो गया। अब सर इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट कोई ऐसा एसेट हो गया जिसको ना तो आप बेचने के लिए होल्ड करते हो, ना बिजनेस में यूज करते हो, आप उसको होल्ड करते हो फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंटल इनकम, या फिर आप उसको होल्ड करते हैं सो दैट उसका प्राइस अप्रिशिएट हो जाए, कैपिटल अप्रिसिएशन हो जाए, और फिर आप उसको बेच देंगे। इसका हम एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग को अगर आप बिजनेस में यूज करते हैं ना, तो वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के डेफिनेशन में कवर हो जाता है। अगर आप उसको यूज करते हैं, मतलब आपके पास, जैसे मान लो आईटीसी के पास एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जो वो उसमें उसका ऑफिस है, तो वो इसके लिए प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया। लेकिन मान लो आईटीसी के पास एक और बिल्डिंग है जिसको वो होल्ड करता है अपने ऑफिस यूज के लिए नहीं, बट वो उस बिल्डिंग को किसी और को रेंट पे दे करके रखा हुआ है, वो उसे रेंटल इनकम कमा रहा है, और वो उस बिल्डिंग को होल्ड कर रहा है कि कल को उस बिल्डिंग का प्राइस बढ़ जाएगा तो वो सेल कर देगा बिल्डिंग को। नाउ दैट बिल्डिंग ITC is not holding for use in the business. It is holding for earning income by way of rent or for capital appreciation, so that उसका capital appreciation होगा और उसको बेच के वो profit कमा लेगा। Then that land and building is a investment. There is a difference. A land and building can be a property, plant and equipment. It can be investment. Depending कि वो क्या चीज के लिए होल्ड किया गया है। एकदम सिमिलरली किसी के लिए फर्नीचर जो है ना, वो हो सकता है कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और जिसके लिए जो बिजनेस करता है फर्नीचर का, क्योंकि वो होल्ड करता है फॉर सेल, उसके लिए वो इन्वेंट्री हो गया, राइट। तो मतलब क्या चीज के लिए आप असेट को होल्ड करते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। आप असेट को किस चीज के लिए होल्ड कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करने के लिए कि वो आपके लिए इन्वेंट्री है, कि आपके लिए वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, कि आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट है। इज दिस पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर गाइस? फटाफट से कंफर्म कर देना। तो अपने अब यहां पर बात करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। गाइस बहुत गिना चुना ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा या एग्जांपल होगा जो हम आप लोग को लिखवाएंगे। बाकी के लिए ना आप मटेरियल रेफर करो, मटेरियल में हम आपके लिए सब कुछ लिख के रखे हैं अच्छे से, ठीक है। आओ यहां पर मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री देखो। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री में बोला इन्वेंट्रीज इंक्लूड्स असेट्स, इन्वेंट्रीज इंक्लूड्स असेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब मान लो आपके पास एक फर्नीचर है, वो अब पड़ा पड़ा बहुत पुराना हो गया और अब आपके कोई काम का नहीं रहा, अब आप दूसरा फर्नीचर लेकर के आ गए, तो वो क्या पुराना वाला फर्नीचर जिसको अब आप बेचना चाहते हैं, क्या वो अब आपका इन्वेंट्री बन गया क्या? द आंसर इज नो, दैट इज नॉट इन्वेंट्री, दैट इज नॉट सोल्ड, दैट इज नॉट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन्वेंट्री किसको बोलते हैं? इन्वेंट्री इज
दैट असेट विच इज हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब ये आपका डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट होना चाहिए, वो आपका आउटपुट ही होना चाहिए इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और फॉर रेंडरिंग सर्विसेज और फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, राइट। जैसे मान लो सैलून है, सैलून में जो कॉस्मेटिक्स रखा हुआ है वो उन लोग के लिए इन्वेंट्री हो गया, बिकॉज दैट इन्वेंट्री इज हेल्ड फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, दैट इन्वेंट्री इज हेल्ड फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, राइट। तो इन्वेंट्री इंक्लूड्स असेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स और फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल का मतलब WIP, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल to be consumed or the consumables. Inventories also include spare parts, standby equipment or servicing equipments which are not covered under the definition of property, plant and equipment as per AS 10. तो देखो यहां पर एक एक करके हम आपको बताते हैं, पहले ध्यान से समझो। इन्वेंट्री इंक्लूड्स असेट्स हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल में पता है क्या आ गया, फिनिश गुड्स आ गया, स्टॉक इन ट्रेड आ गया, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड in the ordinary course of business or for rendering of services, in the process of production for sale, in the form of material to be consumed or the consumables including packing materials, including packing material. Inventory also includes spare parts, standby equipment or servicing equipments which are not covered under the definition of PP as per AS 10. तो हम यहां पर एक एग्जॉस्टिव लिस्ट लिखा रहे हैं। इन्वेंट्री इंक्लूड्स, लिखो इन्वेंट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, WIP, finished goods, stock in trade, consumables, packing materials, stores and spares, loose tools. राइट, इस तरह का बातचीत आप पहले भी कभी सुने होंगे। अब सुनो एक एक करके क्या होता है। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल का मतलब जिसको यूज करके आप फिनिश गुड्स बनाने वाले हो, और रॉ मटेरियल उस मटेरियल को बोलते हैं, रॉ मटेरियल उस मटेरियल को बोलते हैं जिसका एलिमेंट ना आपको फिनिश गुड्स में दिखेगा। जैसे मान लो पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब ये पेन में आपको प्रोमिनेंटली दिखेगा कि देयर इज सम मेटल, सम प्लास्टिक एंड इंक, मेटल, प्लास्टिक, इंक, ये आपको प्रोमिनेंटली दिखेगा इस पेन में। बट क्या खाली ये तीन चीज मिलके ये पेन बना है क्या? राइट, ये तीन चीज जो दिख रहा है ना, जो फिनिश गुड्स में दिख रहा है, उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। और इसमें ना बहुत सारा कंज्यूमेबल्स गया है, केमिकल्स वगैरह गया है, जो कि आपको प्रोमिनेंटली फिनिश गुड्स में दिखता नहीं है, इस पेन में दिख रहा नहीं है, बट इसमें और भी कंज्यूमेबल्स कुछ कुछ चीज गया है, उसको बोलते हैं कंज्यूमेबल्स, उसको बोलते हैं कंज्यूमेबल्स। ध्यान देना, ठीक है, एक एक बात समझना। रॉ मटेरियल का मतलब सर, रॉ मटेरियल का मतलब वो मटेरियल जो कि फिनिश गुड्स में आपको दिखता है, जिसको यूज कर करके फिनिश गुड्स बनाया गया है। कंज्यूमेबल्स का मतलब वो आइटम जो कि इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कंज्यूम हो गया और वो फिनिश गुड्स में प्रोमिनेंटली दिखता नहीं है। राइट, बट बोथ आर इन अ वे मटेरियल ओनली, बोथ आर इन अ वे मटेरियल ओनली, जो प्रोसेस में कंज्यूम हो गया। करेक्ट सर। WIP क्या हुआ? WIP का मतलब बनता हुआ इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री बन के अभी तक रेडी नहीं हुआ है, बन रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द फिनिश गुड्स है, ना तो वो रॉ मटेरियल वाले स्टेज में है, ना फिनिश गुड्स वाले स्टेज में है। जैसे मान लो चाय, बनता हुआ चाय, ना तो चाय पत्ती है ना बना हुआ चाय है, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग है। राइट, तो वो हो गया आपका WIP। फिनिश गुड्स क्या हुआ सर?
फिनिश गुड्स का मतलब जो बन के रेडी है, ये पेन बन के रेडी है, दिस इज योर फिनिश गुड्स। देन सर व्हाट इज स्टॉक इन ट्रेड? स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश गुड्स का डिफरेंस समझो। स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश गुड्स का डिफरेंस समझो। फिनिश गुड्स बना के बेचने के लिए होल्ड करते हैं, बनाए हैं उसको और फिर बेचने के लिए होल्ड करते हैं, उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। लेकिन कुछ कुछ इन्वेंट्री ऐसा भी होता है जिसको हम लोग खरीदे हैं बेचने के लिए और खरीदे हैं और होल्ड करते हैं बेचने के लिए, राइट। टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में बहुत कॉमन है, वो लोग क्या करती है, वो लोग जितने भी पार्ट्स होते हैं टेलीविजन के वो लोग असेंबल करके बनाते हैं, तो वो सब उन लोग के लिए वो बना हुआ टेलीविजन क्या हो गया, फिनिश गुड्स हो गया। लेकिन उस टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल ना वो लोग खरीदते और बेच देते हैं, खरीदते और साथ में सेल कर देते हैं उसके, तो दैट रिमोट कंट्रोल में भी कॉल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, राइट। तो सर फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड में बस इतना ही डिफरेंस है कि फिनिश गुड्स बना के बेचा जाता है, स्टॉक इन ट्रेड खरीद के बेचा जाता है, करेक्ट। कंज्यूमेबल्स के बारे में अपने बात कर लिए सर, किसको बोलते हैं, जो कि प्रोमिनेंटली आपको दिखते नहीं है फिनिश गुड्स में पर वो भी कंज्यूम हुए हैं इसको बनाने में, ओके। पैकिंग मटेरियल तो सर अपने को मालूम है, पैकिंग मटेरियल हालांकि दो तरह का होता है। पैकिंग मटेरियल क्या होता है कि एक तो इंटीग्रल पार्ट होता है, जैसे कि इस बिस्लरी के बॉटल में पानी है, तो राइट, इस अब अपने इसको क्या बोलेंगे, ये वाटर है, बट इसका ये जो पैकिंग है, दिस पैकिंग इज इंटीग्रल पैकिंग, तो ये भी अपना इन्वेंट्री माना जाता है। अगर ये पैकिंग मटेरियल अपने पास है, ये वाला बॉटल पड़ा हुआ है, जैसे मान लो बिस्लरी के पास ये खाली बॉटल पड़ा हुआ है, अभी तक उसमें पानी भरा हुआ नहीं है, तो वो जो पैकिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, दिस इज आल्सो मटेरियल ओनली, दिस इज आल्सो पैकिंग मटेरियल ओनली, तो दिस इज एन इंटीग्रल मटेरियल, राइट। ये इन्वेंट्री का पार्ट है। और सर मान लो जब बहुत सारे बॉटल्स बन जाते हैं, से फॉर एग्जांपल 24 बॉटल्स बन जाते हैं, उसको एक कार्टन में पैक किया जाता है, दैट कार्टन मटेरियल इज आल्सो पैकिंग मटेरियल, राइट। दोनों का डिफरेंस भी साथ साथ में समझते चलो, राइट, दोनों ही पैकिंग मटेरियल हो गए। अब सर ये क्या हुआ, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, इस बात को ध्यान से समझो। जैसे बहुत बार क्या होता है कि जैसे मान लो एक प्लांट एंड मशीनरी है, उस प्लांट एंड मशीनरी के बहुत सारे पार्ट्स है, प्लांट एंड मशीनरी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब उसमें कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनका अपने को स्पेयर जरूरत होता है, जिनका अपने को स्पेयर पार्ट जरूरत होता है। एक एकदम बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मेरे सामने एक प्रोजेक्टर है, उस प्रोजेक्टर में जो बल्ब लगा हुआ है ना, वो खराब हो जाता है, बीच बीच में उसका लाइफ खत्म हो जाता है, तो उसको चेंज करना पड़ता है, राइट। तो अब वो बल्ब मेरे को एडिशनली एक्स्ट्रा रखना पड़ता है कि कल को वो उसका बल्ब वो खराब हो गया तो वो चेंज कर देंगे प्रोजेक्टर का। तो दैट प्रोजेक्टर ओवरऑल is what? Property, plant and equipment. It is held for use in the business, right? That projector is overall property, plant and equipment. But उस projector का जो part है, right? उसका अपने पास एक स्पेयर रख के रखते हैं कि कल को वो अगर खराब हो गया तो तुरंत चेंज कर सके, राइट। तो इवन दैट कैन बी कवर्ड इन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इवन वो बल्ब जो स्पेयर पड़ा हुआ है ना, वो भी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के डेफिनेशन में कवर हो सकता है अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो सर क्या कंडीशन, एक बार शॉर्ट में बताएंगे। कंडीशन ये है कि उसका लाइफ मोर देन 12 मंथ्स है, राइट। तो उसका लाइफ एक तो मोर देन 12 मंथ्स है और बाकी अदर कंडीशंस भी वो पीपीई के फुलफिल करता है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के, तो उसको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बोल देंगे। लेकिन मान लो उसका लाइफ 1 साल से भी कम है, वो 1 साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं करेगा, तो उसको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बोला नहीं जा सकता है। अगर उसको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं बोला जा सकता है तो वो यहां पर कवर हो जाएगा, स्टोर्स एंड स्पेयर्स में कवर हो जाएगा, राइट। मान लो जो कैमरा लगा हुआ है उसमें बैटरी लगा हुआ है, कैमरा में बैटरी लगा हुआ है, तो जो बैटरी लगा हुआ है वो बैटरी आपका एक स्पेयर पार्ट हो गया, बैटरी उसमें लगा हुआ है और उसका स्पेयर भी रख के रखे हैं, तो जो स्पेयर पड़ा हुआ है अपने उसको इन्वेंट्री बोल सकते हैं। ऑन द मटेरियलिटी ग्राउंड ऑल्सो अपने उसको इन्वेंट्री बोल सकते हैं, राइट। तो स्पेयर पार्ट्स वो सब पार्ट हो गया आपके पास, राइट। तो ये अपने को गाइस समझ में आया। लूज टूल्स भी एग्जैक्टली इसी के जैसा हो गया, जैसे स्टैंड बाय इक्विपमेंट वगैरह हो गया। जैसे मान लो ये लैपटॉप अभी हम यूज कर रहे हैं, ये लैपटॉप मेरे को इस बात का डर है कि लैपटॉप खराब हो गया तो फिर मेरा काम बंद हो जाएगा, 1-2 दिन भी काम बंद होने से चलेगा नहीं, तो मेरे पास एक स्टैंड बाय लैपटॉप भी पड़ा हुआ है। वो स्टैंड बाय लैपटॉप अगर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के डेफिनेशन में कवर होता है तब तो वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाएगा, तब तो वो AS10 में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर वो AS10 के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर पाता है, उसका लाइफ अगर 12 मंथ से ज्यादा नहीं है, तब वो इन्वेंट्री के अंदर कवर हो जाएगा। ये बात अपने को AS2 बोला। अब आओ वापिस से एक बार डेफिनेशन मेरे साथ पढ़ लो। इन्वेंट्री इंक्लूड्स असेट्स
हेल्ड फॉर सेल, सेल का मतलब फिनिश गुड स्टॉक इन ट्रेड वगैरह कवर हो गया, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, दैट इज WIP, और इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड और द कंज्यूमेबल्स. Inventories also include spare parts or standby equipment or servicing equipments which are not covered under the definition of PPE as per AS10. Right? Correct, sir. अंडरस्टूड. आई होप ये पूरा का पूरा डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर है. अब यहां पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी लिख के दिए आप लोगों को कि रॉ मटेरियल कैन बी सीन, ऑब्जर्व्ड और फेल्ट इन द फिनिश गुड्स बट कंज्यूमेबल स्टोर्स कांट. नोट, finished goods are manufactured goods ready for sale whereas stock in trade is purchased goods ready for sale. राइट अभी अपने बात करने वाले वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का, वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल. देखो गाइज, हम यहां पर आपको वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं. पहले लिखो वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, नहीं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, बेसिक प्रिंसिपल. इन्वेंट्री शुड बी valued at cost or net realizable value inventory should be valued at cost or NRV whichever is lower. ये बेसिक प्रिंसिपल अपने बचपन से जानते हैं, हमेशा से जानते हैं सर, और नहीं जानते हैं तो अभी नोट कर लो. इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करना है सर? एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर. ये अपना AS2 का बेसिक प्रिंसिपल है. राइट अब लेकिन खाली इतना सा बात एनफ नहीं है, इस बात को थोड़ा डेप्थ में जानना है. अब ध्यान से समझो. इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर. तो अब यहां पे देखो रॉ मटेरियल के बारे में क्या बोलता है. रॉ मटेरियल का बात इतना सिंपल नहीं है. रॉ मटेरियल के बारे में AS2 क्या बोलता है, एक बार पहले बात को अच्छे से सुनना. हाँ, हड़बड़ाना मत, यहां पे मिस्टेक होने का चांसेस रहेगा नहीं तो. ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनो. रॉ मटेरियल के बारे में AS2 बोलता है कि इफ फिनिश गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट अबव कॉस्ट, if finished goods can recover its cost, अगर आप फिनिश गुड्स को जो उसका कॉस्ट प्राइस है उससे ज्यादा में बेच दोगे, then raw material should be valued at cost only. ध्यान से सुनो. चलो हम इसको अलग तरीके से बोलते हैं. raw material should be valued at cost, full stop. raw material के केस में कॉस्ट और NRV whichever is lower नहीं है. raw material के लिए कॉस्ट और NRV whichever is lower का रूल नहीं है. तो सर रॉ मटेरियल के लिए क्या है? रॉ मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, फुल स्टॉप. हाउएवर, अब देखो, अब सुनो. हाउएवर इफ फिनिश्ड गुड्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकवर इट्स कॉस्ट, इफ फिनिश्ड गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट बिलो कॉस्ट, या फिर इफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज लोअर देन कॉस्ट, in that case raw material should be valued at replacement cost. In that case raw material should be valued at replacement cost if it is lower than the actual cost. सर क्या बोले, पूरा बात कुछ नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल के साथ बताइए. तो चलो एग्जाम्पल ले लो. अब ये एग्जाम्पल जो भी हम लिखने वाले हैं, ये आप लोगों को लिखना नहीं है, बस ध्यान देना है, थोड़ा सा फोकस करना है. मान लो फिनिश गुड्स है 500 रुपए का. 500 रुपए का क्या है सर? ये तो कॉस्ट है फिनिश गुड्स का. ये लो, कॉस्ट है 500, उसका आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू करने वाले हैं 600. रॉ मटेरियल जो इसमें लगा है ना, इस फिनिश गुड्स को बनाने में जो रॉ मटेरियल लगा है, उस रॉ मटेरियल का कॉस्ट से फॉर एग्जांपल 300 है,
और रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं उसको, कि अगर आज के दिन खरीदे तो कितने में मिलेगा, इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं, करंट मार्केट कॉस्ट। से फॉर एग्जांपल है 250, 250। माई क्वेश्चन टू यू इज, सर यहां पे देखिए कॉस्ट कितना है, रॉ मटेरियल अपने पास जो पड़ा हुआ है ना, अभी मान लो 50 केजी पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल का, एक एक किलो 300 रुपया में खरीदा हुआ है, 300 रुपया का कॉस्ट है, और उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 250, 250 पर केजी। बताओ आप रॉ मटेरियल को कितने में रिकॉर्ड करोगे, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? बोलो कितने पे रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट है 300, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 250, कितने पे रिकॉर्ड करोगे? पता है, आप रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट पे। रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट दैट इज इक्वल टू ₹300। करेक्ट सर, क्यों? क्योंकि अपने रॉ मटेरियल को किस वैल्यू पे वैल्यू करेंगे, कौन सा वैल्यू पे रखेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि फिनिश गुड्स विल बी एबल टू रिकवर इट्स कॉस्ट और नॉट। फिनिश गुड्स विल बी एबल टू रिकवर इट्स कॉस्ट। फिनिश गुड्स का रियलाइजेबल वैल्यू है 600, जबकि उसका कॉस्ट है 500, तो सिंस फिनिश गुड्स आर एबल टू रिकवर इट्स कॉस्ट, नॉट एन इशू। रॉ मटेरियल का प्राइस कितना भी गिर जाए, कितना भी घट जाए, रॉ मटेरियल का रियलाइजेबल वैल्यू कितना भी कम हो, डजंट मैटर, रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट, बस बात खत्म। लेकिन अब यहां पर सिनेरियो चेंज कर देते हैं, से फॉर एग्जांपल नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज ओनली 400। नेट रियलाइजेबल वैल्यू अगर फिनिश गुड्स का गिर गया, इसका मतलब इसको बोलते हैं फिनिश गुड्स आर नॉट एबल टू रिकवर इट्स कॉस्ट। इफ फिनिश गुड्स आर नॉट एबल टू रिकवर इट्स कॉस्ट, इन दैट केस रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, whichever is lower, whichever is lower। तो अब बताओ अब किस में वैल्यू होगा? रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट ₹250। बोलो बात समझ में आया क्या? फटाफट से कंफर्म करना गाइस, बात समझ में आया क्या? ये चीज लिखा हुआ है एकदम प्रॉपर तरीके से आप लोग के मटेरियल में, देखो रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ परचेजेस एंड अदर कॉस्ट मिला करके, ठीक है। कॉस्ट क्या होता है सर? कॉस्ट ऑफ परचेजेस जितना में खरीदे हैं, एंड अदर कॉस्ट का मतलब सर फ्रेट वगैरह का खर्चा अगर लग गया, अनलोडिंग वगैरह का जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको अपने बोलते हैं ना, वो सब कॉस्ट अगर लग गया तो वो सब भी ऐड हो जाएगा। परचेजेस वगैरह का कॉस्ट और प्लस फ्रेट इनवर्ड वगैरह जो लगता है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अभी बात करेंगे थोड़ा सा बाद में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के बारे में, बट अभी एक बार बेसिक से समझो कि सर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट, हाउएवर, ये तो फुल स्टॉप हो गया, रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट, फुल स्टॉप। हाउएवर, if prices of raw material are on a decline and finished goods are not able to recover its cost, अगर finished goods are not able to recover its cost, then raw material will be valued at replacement cost, current price in the market. Sir, if raw material are on a decline, prices of raw material are on a decline, तभी तो replacement cost lower होगा ना। तभी तो अगर मान लो prices of raw material are not on a decline, then raw material will be valued at cost only, क्योंकि cost ही lower होगा, replacement cost तो higher होगा। करेक्ट, ध्यान से समझो, इस बात को अच्छे से पढ़ लो। Raw material is valued at cost. However, if prices of raw material are on a decline and finished goods are not able to recover its cost, then raw material will be valued at replacement cost. I hope this point is absolutely clear. अब ये वाला एग्जांपल आप लोग अपने कॉपी में लिखिए, फटाफट से लिखिए, और इसका सोल्यूशन भी अपने लिखेंगे। क्या है एग्जांपल सर? रॉ मटेरियल इन स्टॉक इज 50 kg एट द रेट ₹40 पर kg। अच्छा, ऑलरेडी स्टॉक में रॉ मटेरियल पड़ा है, कितना? ₹40 पर kg। करंट प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल क्या है? ₹30 पर kg। करंट प्राइस है कितना? ₹30 पर kg। ओके, मतलब देखो करंट प्राइस से आपको समझ में आ जाएगा
कि प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल आर ऑन अ डिक्लाइन, इसी से समझ में आ गया, प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल आर ऑन अ डिक्लाइन, 40 से 30 आ गया ना प्राइस, तो और ऑन अ डिक्लाइन, एंड कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है 80, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स है 70। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सिंस prices of raw material are on a decline and finished goods are not able to recover its cost, finished goods are not able to recover its cost, raw material will be valued at replacement cost, that is current price equal to rupees 30 per kg. Therefore, value of raw material is equal to 50 kg into rupees 30 per kg is equal to rupees 1500. बोलो क्लियर है क्या गाइस? एब्सोल्युटली क्लियर। तो अपने रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन वाला चीज सीख लिए। अपने अब नेक्स्ट बात करेंगे सर वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स। वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स में बड़ा सिंपल सा रूल है, बोलो क्या? फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अच्छा एक मिनट, अपने यहाँ पर कॉपी में ना नोट्स लिख रहे थे, इसमें अपने बेसिक रूल लिख चुके थे, बस यहाँ पर रॉ मटेरियल में एकदम शॉर्ट में लिख रो, रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट, जो अपने बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे इस रूल के साथ ये मिक्स नहीं हो जाए रॉ मटेरियल वाला बात, इसलिए लिखवा रहे हैं रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट इफ फिनिश गुड्स नॉट एबल टू रिकवर इट्स कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ raw material are on a decline, then raw material is valued at replacement cost, that is current price। बस बाकी के लिए तो सर एज इट इज है, देख लो। वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स के केस में फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो बचपन से जानते हैं। अब यहां पर बात ये उठता है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब सुन लो, अपने जब फिनिश गुड्स का कॉस्ट निकालते हैं ना, तो फिनिश गुड्स के अंदर में बहुत कुछ लगता है। एक तो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट, फिर उसको कन्वर्ट करने का, जिसको अपने बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में मेनली क्या लगता है? लेबर का कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, राइट? ये सबको मिला करके मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड वगैरह का खर्चा सब कुछ ले करके जो कॉस्ट निकलता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। अब सर नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन या अदर कॉस्ट्स विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल? इसका क्या मतलब होता है? तो यहां पर AS2 एकदम साफ शब्दों में बोलता है। क्या बोलता है सुनना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से all those costs which are incurred, all those costs which are incurred in bringing the inventory to its location and condition, in bringing the inventory to its present location and condition is added to the cost of the inventory। ऐसे मान लो कि उस इन्वेंट्री को रेडी टू सेल बनाने के लिए, उस फिनिश गुड्स को, अभी हम फिनिश गुड्स पे फोकस है मेरा पूरा, फिनिश गुड्स को रेडी टू सेल बनाने के लिए उसमें जितना भी खर्चा हो रहा है ना, वो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इसको अलग तरीके से लैंग्वेज यूज कैसे करता है? ऑल दोज कॉस्ट्स
which are incurred in bringing the inventory to its location and condition is added to the cost of the inventory. इसका सर कंपोनेंट क्या क्या है? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट समझो, कॉस्ट ऑफ परचेजेस. व्हेन वी से कॉस्ट ऑफ परचेजेस ना, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अभी आप लोगों को लिखना नहीं है, बस ध्यान देना, सब कुछ लिखा हुआ आपके नोट्स में. परचेज प्राइस में से माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, ट्रेड डिस्काउंट या फिर रिबेट वगैरह अगर कुछ है तो वो माइनस कर दो. राइट, ये जो आया इसमें फिर अगर कोई आपका इंपोर्ट ड्यूटी लगा है, मान लो आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो, तो इंपोर्ट ड्यूटी रिफंडेबल नहीं होता सर. इंपोर्ट ड्यूटी कोई रिफंडेबल तो होता नहीं है. इंपोर्ट ड्यूटी का आपको कोई क्रेडिट तो मिलता नहीं है, तो वो भी ऐड कर दो. प्लस अदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस इफ नॉट रिफंडेबल. इफ नॉट रिफंडेबल का मतलब जिसका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेलेबल नहीं है. अगर मान लो आप कोई गुड्स परचेज करते हो, रॉ मटेरियल परचेज करते हो, और वो रॉ मटेरियल परचेज करने की वजह से आपका जीएसटी लगता है, तो जीएसटी का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है. जीएसटी का अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने आप में एक सेपरेट असेट है. अगर वो रिफंडेबल है या उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाता है तो वो अपने आप में एक सेपरेट असेट है. इनपुट जीएसटी इज योर सेपरेट असेट इटसेल्फ. राइट, तो इन दैट केस इट विल नॉट बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेजेस. तब फिर वो यहां पर ऐड नहीं होगा. लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा टैक्स लग रहा है जिसका ना तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा और ना ही आपको रिफंड मिलेगा, तो फिर वो कॉस्ट ऑफ परचेजेस के अंदर में ऐड हो जाएगा. तब फिर वो कॉस्ट ऑफ परचेजेस में ऐड हो जाएगा. तो सर इसका मतलब परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट वगैरह, और उसमें अगर कोई इंपोर्ट ड्यूटी या अदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस वगैरह लगा है, तो ये सब कुछ ऐड होकर के, एडलेस होकर के आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ परचेजेस. दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ परचेजेस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन? व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन? सर इसमें मेनली आ जाता है लेबर और अदर कॉस्ट में मेनली आ जाता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस. डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस सर, जैसे कि फ्रेट इनवर्ड का खर्चा, राइट, अनलोडिंग करवाने का खर्चा. अगर आपको डिलीवरी तक, अगर आपको अपने गोडाउन तक रॉ मटेरियल लेकर के आना है तो, राइट, उसके बाद इसमें कोई और ऐसा खर्चा आपने इनकर किया है, जैसे कि एग्जांपल मान लो इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा लग रहा है और आपका इन्वेंट्री एक क्वालिफाइंग असेट है. राइट, उसके बारे में अपने थोड़ा डेप्थ में बाद में भी बात करेंगे, बट क्योंकि बाद में बात करेंगे इसलिए एक बार थोड़ा सा हिंट अभी दे रहे हैं. अगर आपका कोई इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा लगता है जिसको अपने बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट, और ये जो आप इन्वेंट्री बना रहे हैं ये इन्वेंट्री आपका क्वालिफाइंग असेट है. सर क्वालिफाइंग असेट है मतलब आपका इन्वेंट्री एक ऐसा आइटम है जिसको बनाने में सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है. जैसे कि लिकर बनाने में एक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है. तो अगर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है तो उसको क्वालिफाइंग असेट बोलते हैं. ये बात कौन करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 करता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट के बारे में बात करता है. बोरोइंग कॉस्ट का मतलब फाइनेंस कॉस्ट, मतलब इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा के बारे में बात करता है. वो क्या बोलता है कि अगर आपका इंटरेस्ट का खर्चा जो है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा दिखा दो. अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरिंग कॉस्ट बोलता है कि अगर आपका इंटरेस्ट का खर्चा लगता है ना, तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा दिखा दो, नॉर्मल एक्सपेंसेस दिखा दो. लेकिन अगर आपका बोरिंग कॉस्ट लगता है, दैट इज इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा लगता है फॉर मेकिंग अ क्वालिफाइंग असेट, देन उस क्वालिफाइंग असेट के कॉस्ट में इंटरेस्ट के कॉस्ट को भी ऐड कर दो. एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफाइंग असेट? असेट विच टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम. तो अगर आपका इन्वेंट्री एक ऐसा आइटम है विच टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर वो क्वालिफाइंग असेट हो गया. और उस क्वालिफाइंग असेट को बनाने के लिए अगर कोई इंटरेस्ट का खर्चा इनकर हुआ है, तो वो इंटरेस्ट का कॉस्ट भी अदर कॉस्ट के अंदर में आ जाएगा और ऐड हो जाएगा. उसको भी अपने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट मान लेंगे, वो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट माना जाएगा. राइट, आई होप आप ये तीनों चीज समझ पा रहे हैं. तीनों चीज में सर वापिस से बोलते हैं कॉस्ट ऑफ परचेजेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ परचेजेस का मतलब सर परचेज प्राइस तो आ ही गया, ट्रेड डिस्काउंट रिबेट वगैरह है तो वो सब हटा देना. ड्यूटीज एंड टैक्सेस अगर लगा है जिसमें कोई रिफंड वगैरह नहीं मिलने वाला या जिसका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला, तो वो भी ऐड हो जाएगा. ठीक है. फिर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में सर मेनली लेबर कॉस्ट आ जाता है. राइट, कोई अदर कंज्यूमेबल्स वगैरह अगर लगा तो वो भी इसके अंदर आ जाता है. राइट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में.
फिर उसके बाद अदर कॉस्ट के अंदर में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। इसके अंदर फ्रेट वगैरह का खर्चा अगर कोई है और बनाने से रिलेटेड अपने को और कोई भी खर्चा इनकर करना पड़ा हो इंक्लूडिंग बोरोइंग कॉस्ट, तो वो भी इसके अंदर ऐड हो जाता है। और फिर ये तीनों को लेकर के अपने टोटल करके बोलते हैं दिस इज द फिनिश गुड्स का कॉस्ट। ये है फिनिश गुड्स का कॉस्ट। ये सिर्फ कॉस्ट मिला है अभी, अपने को क्या चाहिए, खाली कॉस्ट मिलने से एक बात होगा? फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट बोला क्या, रुक गया क्या, यहां पर फुल स्टॉप हो गया क्या? नहीं सर, फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट मतलब समझ में आया क्या? और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो सर अब ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू किसको बोलते हैं? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब जो सेलिंग प्राइस एक्सपेक्टेड है, जो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है, वो उसमें से माइनस कर दो कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। मतलब कोई ऐसा खर्चा जो आपको करना ही पड़ेगा बेचने के लिए, राइट? जैसे कि हो सकता है कैरेज आउटवर्ड, राइट? तो वो सबको आपको ऐड कर देना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या फिर मान लो सेलिंग कमीशन। ब्रोकर को कमीशन देना पड़ता है जब भी सेल करते हैं, तो सेल करेंगे तो कमीशन देना पड़ेगा, सेल्स कमीशन देना पड़ेगा। सो इट इज अ कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, उसको लेस कर देना पड़ेगा। यहां पर सर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस वगैरह लेस नहीं होता है, बिकॉज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आर नॉट दोज एक्सपेंसेस विच आर नेसेसरी टू मेक द सेल, राइट? यहां पर अपने क्या बोले? कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। आप ये मत बोलना कि सब प्रमोशन करना या एडवर्टीजमेंट करना इज अ नेसेसरी टू मेक द सेल। इट इज अ सेलिंग एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट इज अ सेलिंग एक्सपेंस, मान लिया वो सेलिंग एक्सपेंसेस है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, बट इट इज नॉट अ कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। बट सेलिंग कमीशन इज अ कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। आपको एजेंट को कमीशन देना ही पड़ेगा, आपका ऑलरेडी अग्रीमेंट हुआ है। तो अगर आपको एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है 500 रुपया और आपको मालूम है कि उसमें से 50 रुपया का कमीशन देना पड़ेगा, तो आप अपना नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलेंगे 500 माइनस 50 का कमीशन 450, राइट? तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकला सर? सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। सर बात एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट क्लियर है कि अपने को कॉस्ट कैसे मिलेगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे मिलेगा। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर रहेगा उस वैल्यू पर फिनिश गुड्स को दिखा देंगे, ठीक है? अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। नोट, कॉस्ट ऑफ परचेजेस इंक्लूड परचेज प्राइस ऑफ द मटेरियल, नॉन रिकवरेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस। नॉन रिकवरेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस वही जो बोले ना, नॉन रिफंडेबल या जिसका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो सब। फ्रेट इनवर्ड, हैंडलिंग चार्जेस, ब्रोकरेज ऑन परचेजेस। ब्रोकरेज ऑन परचेजेस भी आपका कॉस्ट ऑफ परचेजेस का पार्ट बन जाएगा, राइट? इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट इज डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्रीज। यहां पर लिख लो कैश डिस्काउंट is not deducted as it is given for early release of payment. Early release of payment या consideration. Cost of conversion includes labor and manufacturing or production overhead costs, ठीक है? Other costs include cost incurred to bringing the inventory to its प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो ये सब जो अपने एकदम डिटेल में ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके, वही सब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के फॉर्म में आपको लिख के दिया हुआ है। नोट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस आर इंक्लूडेड ओनली व्हेन दे आर नॉट रिकवरेबल। ओनली व्हेन दे आर नॉट रिकवरेबल। व्हेन ड्यूटीज एंड टैक्सेस आर रिकवरेबल दे आर अ सेपरेट असेट इटसेल्फ। अगर ड्यूटीज एंड टैक्सेस रिकवरेबल है तो वो अपने आप में एक सेपरेट असेट होता है। नोट, इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड आइटम बाय आइटम बेसिस एंड नॉट ऑन अ ग्लोबल बेसिस। सर इसका क्या मतलब हुआ? इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस एंड नॉट ऑन अ ग्लोबल बेसिस। ये लो एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। मान लो एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को, से फॉर एग्जांपल 31 मार्च 25 को आप बोलते हो कि आपके पास इन्वेंट्री पड़ा हुआ है ABC DE और इसका कॉस्ट भी आपको दिया हुआ है और इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी आपको दिया हुआ है। से फॉर एग्जांपल 100, 120, 80, 70, 75 ये कॉस्ट है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू से फॉर एग्जांपल इसका 110 है, इसका 105 है, इसका 90 है, इसका 50 है, इसका से फॉर एग्जांपल 20 है।
तो आप कैसे करेंगे बताइए? क्या आप टोटल टोटल करेंगे? टोटल टोटल करेंगे, बताओ तो टोटल टोटल कितना आ रहा है? 100 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 75, दिस इज कमिंग 445। एंड ये बताओ तो 110 प्लस 105 प्लस 90 प्लस 50 प्लस ओनली 20, दिस इज 375। क्या आप ऐसे कंपेयर करेंगे 445 और 375? दिस कंपैरिजन इज रॉन्ग, ये कंपैरिजन रॉन्ग है। आपको आइटम बाय आइटम लेना पड़ेगा कि लोअर कौन सा है, आइटम बाय आइटम। ये जो अभी अभी बताए ना, इसको बोलते हैं ग्लोबल बेसिस, दिस कॉल्ड ग्लोबल बेसिस। ग्लोबल बेसिस इज नॉट अलाउड, आइटम बाय आइटम बेसिस पे करना पड़ेगा। ये दोनों में कौन सा लोअर? 100। ये दोनों में बी का, ये दोनों में कौन सा लोअर? 105। फिर ये दोनों में 80, ये दोनों में 50, फिर 20। दिस इज योर टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। बोलो कितना? 100 प्लस 105 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 20, only 355, only 355। this is the right answer, this is called item by item basis, item by item basis। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो लेना है ना फिनिश गुड्स का, वो आइटम बाय आइटम बेसिस पे लेना है, नॉट ओनली फिनिश गुड्स का, WIP का भी। रॉ मटेरियल का तो अपने अलग तरीका बात कर चुके, रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली, right? However, if finished goods are not able to recover its cost and prices of raw material are on a decline, then raw material will be valued at replacement cost। वो सब कहानी था उसमें तो, राइट? ये हम लोग को समझ में आया सर, आइटम बाय आइटम बेसिस ये दोनों में अप्लाई होता है, फिनिश गुड्स और WIP। क्या बोला? इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड आइटम बाय आइटम बेसिस एंड नॉट ऑन अ ग्लोबल बेसिस। नोट, मटेरियल, labor, variable overheads are divided by actual production to find per unit cost and then used for determination of cost of inventory। ये चीज बताने के लिए चलो एक बार फिक्स्ड ओवरहेड का भी समझते हैं। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। ये वाला पूरा का पूरा बात समझाने के लिए ना पहले हम एक एग्जांपल का सहारा लेंगे, एक एग्जाम्पल से ये वाला पूरा बात को समझेंगे, फिर हम आपको आकर के वापिस से ये वाला नोट रीड करवाएंगे। सुन लो, एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल फटाफट से नोट करिएगा। कॉस्ट ऑफ परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है ₹50 पर केजी, लेबर कॉस्ट दिया हुआ है ₹30 पर केजी, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है ₹40 पर केजी, फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है ₹1,00,000। फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब क्या होता है सर? फैक्ट्री का रेंट, एग्जांपल बोल रहे हैं, फैक्ट्री का रेंट फिक्स्ड है, ये लगेगा ही लगेगा, फिक्स्ड ओवरहेड, राइट? नॉर्मल कैपेसिटी इज 5000 केजी बट एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है खाली 4000 केजी। फिनिश गुड्स इन स्टॉक इज 250 केजी। ठीक है, से फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के पहले पिछले 3 सालों में मतलब सर से फॉर एग्जांपल 21-22, 22-23, 23-24, ये 3 सालों का एवरेज लिए ना, एवरेज प्रोडक्शन। सर इसमें कितना प्रोडक्शन हुआ, इसमें कितना प्रोडक्शन हुआ, इसमें कितना प्रोडक्शन हुआ, तो हम लोग देखे कि 4800 केजी का प्रोडक्शन हुआ, 4900 केजी का प्रोडक्शन हुआ, 5300 केजी का प्रोडक्शन हुआ पिछले 3 सालों में। पिछले 3 सालों का एवरेज बताओ कितना हो रहा है? 4800 प्लस 4900 प्लस 5300, तो हम लोग देखे यार ये तो 15000 हो रहा है, 15000 डिवाइड बाई 3, तो हम लोग बोले एवरेज प्रोडक्शन जो हो रहा है ना पिछले 3 सालों में, जो एवरेज प्रोडक्शन हो रहा है ना वो 5000 केजी हो रहा है। इसको हम लोग बोल दिए नॉर्मल कैपेसिटी, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी इज 5000 केजी। सर ये 5000 केजी कैसे निकला? पिछले कुछ सालों का, कोई जरूरी नहीं है 3 साल, हो सकता है 3 साल, हो सकता है 4 साल, हो सकता है 5 साल, डिपेंडिंग ऑन एंटिटी टू एंटिटी मैनेजमेंट कैसे एस्टिमेट करता है, राइट? पिछले कुछ सालों का, 3, 4, 5 सालों का एक एवरेज प्रोडक्शन निकाले तो पता चला 5000 केजी नॉर्मली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो हम लोग का नॉर्मल कैपेसिटी हो गया 5000 केजी। ठीक है, बट सर 24-25 का एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 4000 केजी। दिस इज कॉल्ड इनएफिशिएंसी।
इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है कि ये इनएफिशिएंसी के साथ काम हुआ है, ये नॉर्मल तरीके से काम हुआ ही नहीं है। अगर अगर नॉर्मल काम होता ना, अगर नॉर्मल तरीके से जैसे पिछले कुछ सालों में अगर आप काम कर रहे हैं, जितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, अगर आप वैसे किए होते तो आपका जो 1 लाख रुपया का रेंट लगता है ना, वो 5,000 यूनिट में डिवाइड हो जाता। 5,000 यूनिट में एक, आप सोचो 5,000 किलो अगर आप प्रोड्यूस करते तो पर यूनिट ये 1 लाख रुपया कितना पड़ता, 1 लाख डिवाइड बाई 5,000, तो ये पड़ता खाली ₹20 पर केजी। करेक्ट। लेकिन क्योंकि इस बार आपने एफिशिएंटली काम नहीं किया, आपने प्रॉपरली प्रोडक्शन नहीं किया, आपने खाली 4,000 केजी ही प्रोड्यूस किया, तो आपका जबरदस्ती का कॉस्ट बढ़ गया। बताओ कितना, 1 लाख डिवाइड बाई 4,000, 25। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का पता है क्या मानना है, AS2 बोलता है कि ये जो आपका इनएफिशिएंसी के वजह से, ये जो आपका इनएफिशिएंसी के वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है ना, ये हम इन्वेंट्री का कॉस्ट का पार्ट बनने नहीं देंगे। ये अब नॉर्मल लॉस है, ये अब नॉर्मल लॉस को हम इन्वेंट्री का कॉस्ट का पार्ट बनने नहीं देंगे। ध्यान से सुन लो, आपको 5,000 केजी प्रोड्यूस करना चाहिए था, हम आपको 20 रुपया पर केजी ही अलाउ करेंगे, क्योंकि आपका नॉर्मल कैपेसिटी 5,000 केजी था। इसका मतलब ध्यान से सुनते चलो, अगर आप एक्चुअल प्रोडक्शन किए हैं 4,000 केजी, 4,000 केजी आप प्रोडक्शन किए, हम आपको 20 रुपया पर केजी ही फिक्स्ड ओवरहेड का एलोकेशन अलाउ करेंगे। तो 4,000 इंटू 20 मतलब 80,000 रुपया ही आप टोटल में इन्वेंट्री के कॉस्ट में डाल पाएंगे। टोटल में आप इन्वेंट्री के कॉस्ट में खाली 80,000 रुपीज डाल पाएंगे। तो अब आप बोलोगे सर 1 लाख रुपया, लेकिन हम लोग का तो कॉस्ट लग गया, और AS2 अलाउ करता है खाली 80,000 ही इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड करना, तो बाकी का 20,000 क्या हुआ, बाकी का 20,000 को अब नॉर्मल लॉस बोला जाता है। अब नॉर्मल लॉस वो अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस में बुक हो जाता है, वो हमारे लॉस में अपने आप बुक हो जाता है। सर कैसे, थोड़ा सा एक बार डिटेल में बताइए ना। आओ देखो, नाम दिखाते हैं आपको। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते आए हो बचपन से, राइट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते आए हो। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका फैक्ट्री रेंट यहां पर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री से रिलेटेड सारा एक्सपेंसेस यहां पर आता है कि नहीं आता है, ये ओवरहेड हो गया आपका, राइट। तो ये आपका 1 लाख रुपया लगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आप 4,000 किलो बनाए, और वो 4,000 किलो का 4,000 किलो पूरा का पूरा आपका इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, पूरा इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। तो आप यहां पर बाई क्लोजिंग स्टॉक में कितना दिखाते हो, जस्ट अ मिनट गाइज। हाँ, अपने यहां पे डिस्कशन कर रहे थे, ध्यान से देखो। मान लो फैक्ट्री एक्सपेंसेस वगैरह जो है ना, ये आपका फिक्स्ड ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड है, ठीक है, यही आपका फिक्स्ड ओवरहेड है। ये आपका 1 लाख रुपया लग गया। अब ये मान लेते हैं कि आपने 4,000 किलो प्रोड्यूस किया, और वो पूरा का पूरा 4,000 किलो आपका स्टॉक में पड़ा हुआ है, एक बार के लिए मान लो। तो सर ये 4,000 केजी में ना 20 रुपया पर केजी ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अलाउ करता है कि आप इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड करिए। बोलता आप इन्वेंट्री के कॉस्ट में पूरा का पूरा 25 रुपया पर यूनिट ऐड नहीं कर सकते हैं, आप इन्वेंट्री के कॉस्ट में खाली 80,000 ही दिखाइए, बाकी का 20,000 अपने आप ही लॉस आ गया, देख लो। तो ये अब नॉर्मल लॉस है जो अपने आप ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया। अरे आप बाकी चीज दिखाएंगे, ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे, परचेजेस दिखाएंगे, सेल्स दिखाएंगे, वो सब तो अलग बात हो गया ना, वो सब आएगा तो अकॉर्डिंगली स्टॉक भी आ जाएगा। अभी हम यहां पर आपको सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड बताना चाहते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड का ट्रीटमेंट समझो। फिक्स्ड ओवरहेड का 1 लाख रुपया लगा, बट वो इन्वेंट्री तक पहुंच पाया खाली 80,000 ही, 80,000 ही, क्योंकि वही नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से पहुंचना चाहिए था। ये आपके इनएफिशिएंसी की वजह से 20,000 रुपया एक्स्ट्रा लग गया। ये 20,000 रुपया को हम लोग अपने आप लॉस बोल दिए। दिस इज एक्चुअली अब नॉर्मल लॉस विच इज इनडायरेक्टली ऑटोमेटिकली बुक्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। ये लॉस अपने आप बुक हो गया, अपने आप लॉस आ रहा है, देखो ना, तभी तो ये मैच होगा, राइट। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यही अलाउ करेगा। अब देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इनएफिशिएंसी को इन्वेंट्री का कॉस्ट का पार्ट बनने नहीं देगा। ऐसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का बोलना यह है कि ऐसे तो आपका जबरदस्ती का जो भी खर्चा है वो बेमतलब का आपके इन्वेंट्री के कॉस्ट का बर्डन बनेगा, और उसके वजह से आपका सेलिंग प्राइस आप हाई रखोगे, तो फिर वो फायदा नहीं होगा, तब फिर वो गलत हो जाएगा, वो कंपेरेबल नहीं रहेगा, ठीक है।
तो अब यहां पर आ जाओ। अच्छा सर, यहां पर हम थोड़ा सा बात को अब चेंज कर देते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअल प्रोडक्शन 4000 किलो नहीं है। एक्चुअल प्रोडक्शन से फॉर एग्जाम्पल 7 तो ज्यादा हो जाएगा, से फॉर एग्जाम्पल 5500 किलो है, 5500 किलो है। तब क्या करेंगे बताओ? तब अगर आप 20 रुपए पर यूनिट एलोकेट कर दे देंगे, अगर आप इस केस में एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ 5500 किलो, तो अब क्या इस केस में पर केजी क्या आप नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से जाएंगे? क्या 20 रुपया पर केजी अभी भी देंगे? आप बोलेंगे नॉर्मल कैपेसिटी 5000, आप बोलेंगे नॉर्मल कैपेसिटी 5000, तो फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेट जो होना चाहिए पर केजी ऑफ इन्वेंट्री में, वो 20 रुपया पर केजी अगर आप ट्रांसफर करेंगे, तो टोटल आप इन्वेंट्री में पता कितना ले गए? आप टोटल इन्वेंट्री में ले गए 5500 किलो इंटू 2, 1,10,000। अरे ये भी तो गलत है, आपका एक्चुअल खर्चा ही नहीं लगा 1,10,000 और आप इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड कर देंगे 1,10,000, ये भी तो गलत हो गया। चलो यहां पर इस बात को समझो। मान लो आपका खर्चा लगा है 1 लाख, लेकिन आपने 5500 क्लोजिंग स्टॉक प्रोड्यूस किया, तो 5500 इंटू 20 अगर आप कर देंगे तो यहां तो 1,10,000 चला जाएगा। चलो चेक करो, ये क्या संभव है? क्या ये पॉसिबल है? ये हो गया फालतू बात, ये हो गया फालतू बात। सर जो खर्चा लगा ही नहीं उसको भी आप इन्वेंट्री का कॉस्ट का पार्ट मान लेंगे? हाँ, और आप यहां जबरदस्ती का जो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है उसको आप क्या प्रॉफिट दिखा देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट दिखा देंगे 10,000? क्या ये संभव है? द आंसर इज नो। तो यहां पर AS2 क्या बोला? बोला नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। तो यहां पर क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन हायर है, तो बोला अब आपका 1 लाख रुपया डिवाइड बाई 5500 केजी पर यूनिट, बोलो कितना आता है? बोला 18.18 ही अलाउ करेंगे पर केजी का एलोकेशन। तो अगेन यहां पर जब आप 18.18 केजी का एलोकेशन अलाउ करेंगे ना, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन हायर है, तो आप डिवाइड भी आपको एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से करके कितना पर यूनिट एलोकेट करे वो निकालना पड़ेगा, और यहां पर आपका ये 1 लाख ही आएगा। कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं आएगा, खत्म बात। एक बार आराम से टेक योर टाइम, ये फिक्स्ड ओवरहेड वाला जो बोले ये वाला बात अच्छे से समझ में आया क्या? कंफर्म कर देना। ठीक है, देखो अब बात करते हैं सर। अब अपने को फिनिश गुड्स इन स्टॉक है एक्चुअल में 250 किलो। ये तो हम आपको एग्जांपल समझाने के लिए एक बार मान रहे थे कि पूरा का पूरा से फॉर एग्जांपल 4000 किलो इन स्टॉक है, 5500 किलो पूरा इन स्टॉक है, बट एक्चुअल में तो पूरा इन स्टॉक नहीं होगा ना, कुछ सेल हो गया होगा। तो यहां पर 250 केजी ही इन स्टॉक है। ठीक है, अब यहां पर बताइए क्या किया जाए? कॉस्ट ऑफ परचेजेस ₹50 पर केजी, लेबर कॉस्ट ₹30 पर केजी, वेरिएबल ओवरहेड ₹40 पर केजी, फिक्स्ड ओवरहेड 1 लाख रुपया। इट शुड बी डिवाइडेड बाई आइदर नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन, विचएवर इज हायर। तो यहां पर अपने एग्जांपल में हायर ये है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 5000 केजी करके ₹20 पर केजी का एलोकेशन आएगा। तो अपने इसको 20 रुपीज ले लेंगे, तो 50 तो आपका मटेरियल आ गया, 30 आपका लेबर आ गया, वेरिएबल ओवरहेड आपका 40 आ गया, और फिक्स्ड ओवरहेड को अपने 20 ही लेंगे नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि नॉर्मल कैपेसिटी हायर है। तो पर केजी बताओ कॉस्ट कितना आया? 50, 30, 80, 40, 120, 20, 140। देख लो 140। तो आपके पास 250 किलो है, तो 250 इंटू 140 विल बी द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, 35,000। करेक्ट है सर, एब्सोल्युटली करेक्ट है। लिखना स्टार्ट करें सॉल्यूशन। वेरिएबल ओवरहेड, सर ये वेरिएबल ओवरहेड हो या फिक्स्ड ओवरहेड हो, ये दोनों ही डायरेक्ट ओवरहेड है। डायरेक्ट ओवरहेड का मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, राइट? जो प्रोडक्शन ओवरहेड है बस वही ऐड होता है, इनडायरेक्ट
कॉस्ट ऐड नहीं होता है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जनरल ओवरहेड, जो ये सब होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जनरल ओवरहेड, ये सब कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। वेरिएबल ओवरहेड कितना हुआ? 40। कॉस्ट ऑफ परचेजेस, कॉस्ट ऑफ लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है, एंड एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। अपने इसको मानते हैं कि ये फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन, whichever is higher। बोलो। तो सर ये अपने एग्जांपल में आ रहा है 1 लाख डिवाइड बाई 5000, दिस इज कमिंग 20। तो बोलो कितना हुआ? 140। therefore वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ, रादर कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, बोलो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स 250 kg at the rate rupees 140 per kg, $35,000। Absolutely clear, sir। Moving on। अब बात कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ सेमी फिनिश गुड्स और पार्टली फिनिश गुड्स का। सेमी फिनिश गुड्स आइटम और पार्टली फिनिश गुड्स आइटम्स। सेमी फिनिश गुड्स, पार्टली फिनिश गुड्स का मतलब WIP, वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन कैसे करें। वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन के बारे में समझो। वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में सुनो। क्या होता है कि वर्क इन प्रोग्रेस में ये इंपॉर्टेंट है कि ये वर्क इन प्रोग्रेस अभी किस स्टेज पर है। टोटल जितना मटेरियल लगने वाला है उसमें से कितना परसेंटेज मटेरियल लग गया। टोटल जितना लेबर लगने वाला है उसमें टोटल कितना परसेंटेज लेबर लग गया। अदर कॉस्ट जितना टोटल लगने वाला है उसमें कितना परसेंटेज अदर कॉस्ट लग गया। उसके हिसाब से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मेथड यूज करके आप लोग ना कॉस्टिंग में एक प्रोसेस कॉस्टिंग बोल के एक चैप्टर पढ़ते हैं। कॉस्टिंग सब्जेक्ट में प्रोसेस कॉस्टिंग बोल के एक चैप्टर पढ़ते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में भी आप लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। बस एग्जैक्टली वही इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मेथड को यूज करके AS2 के हिसाब से भी वैल्यू ऑफ WIP निकाला जाता है। सर उसमें क्या होता है? मटेरियल, लेबर, अदर कॉस्ट वगैरह टोटल जितना लगना है उसके कंपैरिजन में कितना परसेंटेज लग गया, कितना परसेंटेज यूज हो गया, उसके हिसाब से आप वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ WIP निकाल लेते हैं। यस सर। हार्दिक, आई होप बात क्लियर है। आप एक बार वापिस से रिकैप कर लेना, ठीक है। WIP is valued at cost और net realizable value whichever is lower। सर एकदम सिंपल सिंपल बात है, ये तो हम लोग पहले भी कर चुके। कॉस्ट ऑफ WIP is equivalent production method। एक एग्जांपल, एकदम सिंपल सा एग्जांपल सुन लो। अच्छा सर, अच्छा ये वाला एग्जांपल हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिनिश गुड्स का भी एक दो पॉइंट बताएंगे, इसका भी एक दो पॉइंट बताएंगे। सुनो एग्जांपल क्या है। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट कितना लगता है? रॉ मटेरियल का 50 रुपया पर यूनिट लगता है नॉर्मली। नॉर्मली मतलब पूरा फिनिश गुड्स में नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट इन फिनिश गुड्स। अगर एक फिनिश गुड्स बनता है तो रॉ मटेरियल का 50 रुपया खर्चा होता है, लेबर का 30 रुपया खर्चा होता है, ओवरहेड का 40 होता है, अदर कॉस्ट 20 होता है, राइट, नॉर्मली। ठीक है। इन WIP respective percentage of cost incurred on account of raw material, labor, overhead and other costs are 40%, 30%, 50% and 80%। तो सर एकदम सिंपल सिंपल बात है। देन कॉस्ट ऑफ WIP, कॉस्ट ऑफ WIP, ये तो एकदम सिंपल सिंपल बात हो गया। रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, अदर कॉस्ट।
50 का 40%, बोलो कितना? और ये रुपीज पर यूनिट है, रुपीज पर यूनिट है। अगर पूरा फिनिश गुड्स बनता है ना तो रॉ मटेरियल 50 रुपया का लगता है। अभी इस WIP में खाली 40% मटेरियल ही लगा है, मतलब 20 रुपया का मटेरियल लगा है खाली। एकदम सिंपल सा बात है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। लेबर नॉर्मली लगता है पूरे एक फिनिश गुड्स में 30 रुपया का, बट अभी कितना परसेंटेज का लेबर हो गया? 30%, मतलब 9 रुपीज पर यूनिट। ओवरहेड नॉर्मली लग जाता है 40 रुपीज पर यूनिट। कितना परसेंटेज ओवरहेड ऑलरेडी लग चुका? 50%। ये हो गया 20। फिर अदर कॉस्ट नॉर्मली लग जाता है 20, बट कितना प्रोडक्शन हो गया सर? 80%। कितना परसेंटेज ऑलरेडी? 16। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ WIP पर यूनिट 20 + 9 + 20 + 16 इज इक्वल टू ₹65 पर यूनिट। अब जितना नंबर ऑफ यूनिट है उसे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट ऑफ WIP मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ WIP मिल जाएगा। करेक्ट, बस यही सिंपल तरीका है। तो सर ये तो अभी हम लोग कॉस्ट निकालना सीखे हैं। WIP भी आई मीन कॉस्ट निकालना सीखे हैं। NRV कैसे निकालेंगे? NRV बहुत केयरफुली निकालना है WIP का। WIP का NRV बहुत केयरफुली देखो, अभी एग्जांपल से एकदम बात समझ में आएगा। क्या बोला? NRV ऑफ WIP में आप बताओ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या चीज का? बताओ, मेरा क्वेश्चन है आप लोग से, ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस किस चीज का? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स या एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ WIP? बोलो क्या? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस किस चीज का लेंगे? सर ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स लेंगे, ऑफ फिनिश गुड्स। ध्यान से समझो, ऑफ फिनिश गुड्स। सर क्यों? अभी आप तो WIP का NRV निकाल रहे हैं, तो फिर आप सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स का क्यों लेंगे? बिकॉज WIP का कोई सेलिंग प्राइस ही नहीं होता है। WIP का कोई सेलिंग प्राइस होता ही नहीं है सर। पहला बात तो WIP का कोई मार्केट ही नहीं होता है, तो सेलिंग प्राइस कहां से पता चलेगा? क्या तो चाय पत्ती बिकता है या चाय बिकता है? बनता हुआ चाय थोड़ी बिकता है, राइट? क्या तो चाय पत्ती बिकेगा या बना हुआ चाय बिकेगा? बनता हुआ चाय का भी बिकेगा क्या? तो बनता हुआ चाय का कोई सेलिंग प्राइस होगा क्या? नहीं होगा ना सर। सेलिंग प्राइस किसका होगा? सेलिंग प्राइस होगा फिनिश गुड्स का। लेकिन सर यहां तो बड़ा दिक्कत वाला बात हो गया। अभी हम लोग को NRV निकालना है WIP का, लेकिन हम लोग सेलिंग प्राइस लिए हैं फिनिश गुड्स का। तो अभी देखो ना, वो एडजस्ट हो जाएगा। अपने लिए हैं सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स, अभी लेस कर देंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। से फॉर एग्जांपल आप इस फिनिश गुड्स को बेचने वाले हैं 500 में, 500 रुपया में। फिनिश गुड्स बनने के बाद बिकेगा 500 रुपया में, लेकिन अभी इसको बनाने के लिए और 80 रुपया का खर्चा करना पड़ेगा। तो ये लो ना, 80 रुपया यहां पे माइनस कर दिए तो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, तो ये अपने आप ही 420 आ गया ना। 500 - 80 420 आ गया। तो इनडायरेक्ट तरीके से अपने एक्चुअली सेलिंग प्राइस ऑफ WIP में पहुंच गए। सेलिंग प्राइस ऑफ WIP डायरेक्टली तो अवेलेबल होता नहीं है, तो इनडायरेक्ट तरीके से WIP का क्या सेलिंग प्राइस है वो इनडायरेक्ट तरीके से निकाल लिए। सर फिनिश गुड्स कितने में बिकेगा? 500 रुपया में। और फिनिश गुड्स बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा? 80 रुपया। उसको माइनस कर दिए। और सेलिंग करने का, बेचने का सेलिंग एक्सपेंसेस क्या लगेगा? कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, सेलिंग कमीशन, कैरेज आउटवर्ड विच इज नेसेसरी टू मेक द सेल। तो ये मान लो 120, तो ये आपका आ गया 300 NRV, राइट? तो सर बहुत केयरफुली देखिएगा, NRV कैसे निकलता है WIP का? सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, राइट? अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लो तो आपको एकदम 100% क्लैरिटी आ जाएगा। एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ WIP बोला 150 पर केजी। सर ये कैसे निकला 150 पर केजी? जैसे आपने ये निकाले ना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूज करके, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मेथड यूज करके जो ये कॉस्ट निकाले ना, वैसे ये लोग निकाल के दे दिया ऑलरेडी कि कॉस्ट ऑफ WIP इज ₹150 पर केजी। कॉस्ट ऑफ WIP ये लोग निकाल के दे दिया, थैंक यू सो मच। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट बोला फिनिश गुड्स को बनाने में अभी 40 रुपया और लगेगा, ठीक है?
और सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स कितना है 300 रुपए पर केजी। एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल 60 रुपीज पर केजी। तो बताओ एनआरवी कितना है। कैलकुलेशन ऑफ एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी। तो बोलो सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 300 रुपीज पर केजी कर रहे हैं गाइस। 300 लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट पहले हम ये माइनस कर दे रहे हैं 40 रुपीज, 40 रुपया माइनस कर दिए। तो एक तरह से हम लोग बोल रहे हैं कि भैया 40 रुपया बनाने में लगेगा और उसके बाद 300 रुपया में बिकेगा। मतलब आज के दिन अपने बोल सकते हैं कि 260 रुपया इसका सेलिंग प्राइस है। एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि एक्चुअल में वो बिकेगा ही नहीं डब्ल्यूआईपी, बट इनडायरेक्ट तरीका निकालने का यही है। लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। बोलो कितना है ₹60 पर केजी। तो ये आ गया आपका 200। देयरफॉर एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी इज इक्वल टू ₹200 पर केजी। अब कॉस्ट कितना है बताओ। तो कॉस्ट है ₹150 केजी, ₹150 पर केजी। सिंस कॉस्ट इज लोअर WIP will be valued at cost, that is ₹150 per kg। आई होप यहां तक का बात आपको कंफर्टेबली क्लियर है। यहां पे हम एक बार फिनिश गुड से रिलेटेड ना कुछ बातचीत अपना बाकी था रीड करना, हम एक बार रीड करके दिखा देते हैं आप लोग को। देखो देखो क्या बोल रहा है। नोट मटेरियल लेबर ओवरहेड आर डिवाइडेड बाई एक्चुअल प्रोडक्शन टू फाइंड पर यूनिट कॉस्ट। तो मटेरियल लेबर ओवरहेड का जो 50 रुपए पर केजी, 30 रुपए पर केजी, 40 रुपए पर केजी जो आया था ना, ये एक्चुअल प्रोडक्शन 4000 किलो से डिवाइड करके ही आया था। टोटल रॉ मटेरियल का कॉस्ट डिवाइड बाई एक्चुअल प्रोडक्शन केजी। तो अपने को पर केजी का वेरिएबल कॉस्ट मिल गया। सर वेरिएबल कॉस्ट के केस में एकदम सिंपल बात है, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड, मटेरियल एंड लेबर आर ऑलवेज वेरिएबल। तो मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स आर डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन टू फाइंड पर यूनिट कॉस्ट एंड देन यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट कैसे निकलता है सर? टोटल फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। ये पूरा एग्जांपल के साथ अपने अभी समझ चुके हैं। फिर देखो क्या बोला, एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शन of past 3-4 years is called normal production. It is not maximum installed capacity. Maximum installed capacity हो सकता है 10,000 किलो का, बट नॉर्मली आप कितना प्रोडक्शन करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। और नॉर्मल कैपेसिटी अपने एग्जांपल से निकाले कि सर कैसे 5000 किलो आ गया था। राइट, ये वाला बात हम लोगों को क्लियर है। WIP वाला बात भी हम लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर है। अब हम लोग मूव करेंगे सर कुछ अलग अलग बातचीत में। हम लोग बोरोइंग कॉस्ट के बारे में पहले ही बात कर चुके। नॉर्मली देखो बोरोइंग कॉस्ट वाला बात हम वापस से बताते हैं आपको। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा। इसके लिए एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोलता है कि जो इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा लगता है ना, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस दिखा देना चाहिए। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। ओके, लेकिन अगर इंटरेस्ट का खर्चा लगा है फॉर मेकिंग अ क्वालिफाइंग असेट, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग असेट, फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग असेट, in that case इंटरेस्ट का खर्चा will be added to the cost of that asset। इंटरेस्ट का खर्चा को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं करेंगे। देखो समझो सर, जैसे मान लो आपका इंटरेस्ट का खर्चा लगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एग्जांपल से फॉर एग्जांपल 5000।
नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अभी आप लोगों को लिखना नहीं है कुछ भी, बात को समझते जाना है। नॉर्मली आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना ये फाइनेंस कॉस्ट की तरह दिखता है, फाइनेंस कॉस्ट की तरह। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यही तो करते हैं सर, यही तो हुआ क्लोजिंग जर्नल एंट्री। करेक्ट है सर, अंडरस्टूड है बात। लेकिन हाउएवर अगर ये जो इंटरेस्ट लगा है, ये लगा है क्वालिफाइंग असेट को बनाने में, क्वालिफाइंग असेट के कंस्ट्रक्शन में, मतलब बिल्डिंग बना रहे हैं उसके कंस्ट्रक्शन के वजह से लोन लेकर के रखे थे, और उस लोन का इंटरेस्ट का खर्चा लगा है बिकॉज ये बिल्डिंग बना रहे हैं, राइट। तो बिल्डिंग को बनाना एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, मतलब वो क्वालिफाइंग असेट है, मतलब ये जो इंटरेस्ट का खर्चा है ना, ये बिल्डिंग के कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगा। इसको ये वाला एंट्री पास नहीं करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कॉस्ट करेंगे। और यही मान लो इंटरेस्ट का खर्चा लग रहा है फॉर प्रोड्यूसिंग दैट इन्वेंट्री, फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश गुड्स, only if your finished goods, only if your inventory is a qualifying asset. Qualifying asset का मतलब सर which takes substantial period of time. Sir, what do you mean by substantial period of time? Substantial period of time is not exactly defined, but एक आइडिया के लिए 12 months बोल सकते हैं, बट अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बोले, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 महीना को भी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम बोला जा सकता है। अगर क्वेश्चन कुछ क्लियर ना करे, अपने को अज्यूम करना पड़े, तो अपने अज्यूम हमेशा ये करेंगे कि इवन 4-5 महीना भी सब्सटेंशियल पीरियड है, राइट। ये मैनेजमेंट का एस्टीमेट होता है, मैनेजमेंट का डिसीजन होता है कि लुकिंग एट द एंटिटी वेदर दिस पीरियड इज सब्सटेंशियल और नॉट। अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा 4-5 महीना भी अगर रहा तो उसको सब्सटेंशियल पीरियड मान लेना है। मान लो अगर आपका इन्वेंट्री ऐसा है जिसको बनाने में 4-5 महीना 6 महीना लगता है, तो इसका मतलब उसको अपने सब्सटेंशियल पीरियड मान लिए। अगर सब्सटेंशियल पीरियड मान लिए तो मतलब आपका इन्वेंट्री क्वालिफाइंग असेट है, मतलब उस क्वालिफाइंग असेट को बनाने के लिए अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो इंटरेस्ट का खर्चा पीएल में नहीं जाएगा, वो उस इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, राइट। यहां पर वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, और यहां पर टू इंटरेस्ट। अगर यही बिल्डिंग होता तो बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड हो जाता। सर क्वालिफाइंग असेट होना चाहिए, बस। क्वालिफाइंग असेट का मतलब विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर आइदर कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ द असेट, ठीक है। तो अब यहां पे देख लो पूरा बात। बोरिंग कॉस्ट आर जनरली फाइनेंस कॉस्ट्स एंड इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। जनरली कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री में कभी ऐड नहीं होता है। However, if inventory is a qualifying asset, then the borrowing cost incurred on producing the inventory will be added to the cost of inventory as per AS 16. Qualifying assets are those assets the production of which necessarily takes more than 12 months, which necessarily takes substantial period of time. Substantial period of time. नॉट नेसेसरीली 12 मंथ्स, बट एक आइडिया के लिए 12 मंथ्स दिया हुआ है, ठीक है। अब सर यहां पर एक और बात समझिएगा, अपने जो इतना देर से बात कर रहे हैं ना गाइज, ये वाला पॉइंट हो गया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है, सुनो। जो अपने इतना देर से बात कर रहे हैं ना कि मटेरियल का कॉस्ट ले लो, लेबर का कॉस्ट ले लो, ओवरहेड का कॉस्ट ले लो, राइट, पर केजी कॉस्ट ले लो, कैसे अपने निकाले। अब ये कॉस्ट को, कॉस्ट लेने का तरीका भी ना अलग अलग हो सकता है। कॉस्ट फॉर्मूला बोलते हैं उसको, मतलब आप कॉस्ट को फीफो मेथड में लेंगे या वेटेड एवरेज मेथड में लेंगे या कोई और मेथड में लेंगे, ये आपको कॉस्ट फॉर्मूला बताता है, कॉस्ट फॉर्मूला बताता है। तो अलग अलग टाइप का कॉस्ट फॉर्मूला डिफाइंड है AS2 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या बोलता है, सुनो। AS2 बोलता है कि आपको तो कॉस्ट लेना है, कॉस्ट लेने के लिए आप क्या तो फीफो कर लो। फीफो का मतलब सर, मतलब आपके पास कोई एक आइटम ऑफ रॉ मटेरियल का या कोई भी एक आइटम ऑफ इन्वेंट्री का आपके पास 10 बार इन्वेंट्री आया, बैच 1 आया, बैच 2 आया, इस तरह से 3, 4, 5 करके, से फॉर एग्जांपल 10 बार आया। अलग अलग प्राइस में आया हुआ है आपके पास, अलग अलग प्राइस में आया हुआ है, अलग अलग प्राइसेस में आया हुआ है। अब आप क्या ये सबका एवरेज कर देंगे या आप फीफो मेथड करेंगे, मतलब आप जो पहले आया वो पहले आउट हुआ, जो फर्स्ट इन हुआ वही फर्स्ट आउट हुआ। उस मेथड से आप देखेंगे कि अभी जिस इन्वेंट्री का आपको वैल्यूएशन करना है उसका कॉस्ट, आप लास्ट वाला जो कॉस्ट बचा हुआ है वो लेंगे,
राइट। फीफो और वेटेड एवरेज अपने जानते हैं सर, बेसिक्स अपने जानते हैं। अभी यहां पर ये अपने को बता रहा है AS2 कि क्या क्या मेथड पॉसिबल है। सुनो क्या क्या मेथड पॉसिबल है। बोलता है कि आपका जो इन्वेंट्री बना हुआ है ना, उस इन्वेंट्री, उस फिनिश गुड्स को, ऐसे फिनिश गुड्स सोचो एक बार, उस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए जो जो मटेरियल लगा है, बोला ना तो फीफो ना तो वेटेड एवरेज, उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन के लिए, उस पर्टिकुलर फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन के लिए जो कॉस्ट लगा है, उस कॉस्ट को आइडेंटिफाई करिए। उसमें कौन सा रॉ मटेरियल लगा है उस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, एक पर्टिकुलर फिनिश गुड्स को बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल लगा है, उस रॉ मटेरियल का कॉस्ट को लो। उस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए कौन सा लेबर लगा है, वो वाला लेबर का कॉस्ट लो, उसका अदर कॉस्ट लो। मतलब स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करो फॉर ईच आइटम ऑफ फिनिश गुड्स। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। सर ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड कहां जरूरी है, जहां पर सिमिलर टाइप ऑफ आइटम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, अलग 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 टाइप का आइटम प्रोड्यूस हो रहा है। सर इसका एग्जांपल, जैसे कि मान लो हेवी मशीनरी इक्विपमेंट्स बनता है, अगर आप नाम सुने हो, एक कंपनी का नाम है टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या बनाता है, जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बनाता है। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का मतलब जो माइंस वगैरह में ना मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट वगैरह यूज होता है। अब वहां पर वो लोग जो इक्विपमेंट बनाते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन देयर कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर बनाते हैं। हैवी इक्विपमेंट्स होता है, बहुत बड़ा बड़ा, एक एक आप ऐसे मान के चलो एक एक रूम के साइज का बड़ा बड़ा इक्विपमेंट होता है, इतना बड़ा बड़ा इक्विपमेंट होता है जो माइनिंग इंडस्ट्री में यूज होता है वो इक्विपमेंट। अब वो माइनिंग इंडस्ट्री वाले लोग बताते हैं, स्पेसिफाई करते हैं टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कि भाई टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेरे को ऐसा इक्विपमेंट बना के दो। अब वो लोग उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से एक इक्विपमेंट बनाते हैं। फिर वो लोग एक और इक्विपमेंट बनाते हैं, वो एकदम अलग इक्विपमेंट होता है, उसका अलग स्पेसिफिकेशन होता है, उसको अलग टाइप से कस्टमाइज करके बनाते हैं। तो अब बताओ क्या ये लोग जनरलाइज कर सकते हैं क्या कि ये लोग ये दो आइटम का एक साथ कॉस्ट को एवरेजिंग करके निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं। ये लोग के लिए एक 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 ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री, एक एक ईच आइटम ऑफ फिनिश गुड्स, इन लोग के लिए एक स्पेशल आइटम है। इसमें जो जो मटेरियल लगा है उसको अलग से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसका कॉस्ट अलग से बताना पड़ेगा। उसमें जो लेबर लगा है उसको अलग से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसका अलग से कॉस्ट लेना पड़ेगा। उसमें जो अदर कॉस्ट लगा है उसको अलग से आइडेंटिफाई करके अलग से कॉस्ट लेना पड़ेगा। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेचर ऐसा है। लेकिन मान लो अब हम स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पेन बना रहे हैं हम, ये एक टाइप का पेन का कितना नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हैं, लाखों यूनिट्स बना रहे हैं, तो उसमें क्या हम एक एक पेन का क्या अलग अलग कॉस्ट निकालेंगे? नहीं सर, उसमें फिर हम लोग एक एवरेजिंग टाइप का फीफो या वेटेड एवरेज मेथड यूज कर लेंगे। उसमें फिर हम लोग फीफो या वेटेड एवरेज मेथड यूज कर लेंगे। रिप्लेसेबल आइटम्स है, राइट, रिप्लेसेबल आइटम्स और सिमिलर नेचर आइटम्स। अगर रिप्लेसेबल आइटम्स या सिमिलर नेचर आइटम है तो फिर यहां पर आपको AS2 बोलता है कि आप दो मेथड में से सेलेक्ट करिए, आइदर फीफो या वेटेड एवरेज। अब अगर कोई इंडस्ट्री ऐसा है या कोई बिजनेसमैन ऐसा है जो बोलता है कि मेरे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इतना कॉस्टिंग कर सकें, ये कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत कंबरसम टास्क है, बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, ये टास्क हम कर ही नहीं सकेंगे, मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कोई सोल्यूशन है क्या? AS2 बोला हाँ, अगर प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है, अगर प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है तो बताओ क्या आप कोई रिटेल इंडस्ट्री में हो क्या? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल अगर है तो बताओ क्या आप रिटेल इंडस्ट्री में हो? तो आपके लिए एक रिटेल मेथड है, रिटेल मेथड है। और नहीं तो आपके पास एक और मेथड है, अगर आप कोई दूसरे इंडस्ट्री में है तो आपके लिए एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम भी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम भी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। इतना सारा चीज को ये बोलता है, AS2 बोलता है कॉस्ट फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट फॉर्मूला। मतलब ये क्या है सर, ये कॉस्ट फॉर्मूला क्या है जो अपने इतना देर से बात कर रहे हैं ना, कॉस्ट निकाल लो, NRV निकाल लो, उसमें से जो कॉस्ट निकाल लो, कॉस्ट निकालने का अलग अलग फॉर्मूला है। वो कॉस्ट कैसे निकालें? सर अभी अभी तो आप बोले थे कि मटेरियल का कॉस्ट ले लो, लेबर का कॉस्ट ले लो, अदर कॉस्ट ले लो। अरे भाई वो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, डायरेक्ट ओवरहेड, अदर कॉस्ट कैसे लें? वो लेना भी बहुत इजी नहीं है,
वो कॉस्ट तो लगातार इनकर हो रहा है। आप कौन सा वाला कॉस्ट लेंगे एट ईयर एंड, जब आप इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे होंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे होंगे, तो पूरा साल भर इतना सारा खर्चा लगा है, कौन सा कॉस्ट लेंगे, कैसे कॉस्ट को लेंगे, अभी उसका बातचीत चल रहा है। तो बोलता है कि आपके पास ईयर एंड में जो इन्वेंट्री बचा है, अगर वो इन्वेंट्री ऐसा आइटम है जो कि एकदम अलग नेचर का है, जो कि रिप्लेसेबल नहीं है, जो कि सिमिलर नेचर आइटम नहीं है, अलग अलग आइटम है, जैसे कि टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो एग्जांपल लिए, अगर ऐसा आइटम है तो आपको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ही लगाना पड़ेगा। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मतलब आपके पास फिनिश गुड्स में जो जो इन्वेंट्री पड़ा है, उस इन्वेंट्री को अलग अलग से देखो कि इसमें क्या मटेरियल लगा, क्या लेबर लगा, क्या अदर कॉस्ट लगा, उसका अलग से इन्वेंट्री का वैल्यू करो। फिर दूसरे आइटम को अलग से देखो, उसके ऊपर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड क्या लगा, उसको अलग से वैल्यू करो। अलग अलग इन्वेंट्री के आइटम को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करके उसका कॉस्ट निकालो। लेकिन मान लो आप रेपिटेटिव टाइप का जिस आइटम को रिप्लेस किया जा सकता है, सिमिलर नेचर आइटम प्रोड्यूस करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है क्या तो फीफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड लगा लो। अगर आपके लिए कॉस्ट निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ आइटम इतना ज्यादा है। नंबर ऑफ आइटम किसके पास बहुत ज्यादा होता है, जैसे रिटेल काउंटर, अगर आप कोई ग्रोसरी शॉप में जाओगे तो उसके पास 5000 आइटम है। 5000 आइटम का वो ये करने लगा तब तो वो कर लिया बिजनेस। तो उसके लिए AS2 एक रिलैक्सेशन देता है, बोलता है कि आप रिटेल मेथड लगा सकते हैं। रिटेल मेथड में करना क्या पड़ता है सर, बोला कि आपको मोटा मोटी आपका सेल्स वैल्यू पता है, आपको अपने टोटल 5000 आइटम का सेल्स वैल्यू पता है। से फॉर एग्जांपल आप बोलते हो सेल्स वैल्यू है 80 लाख रुपीस, 80 लाख। एक ग्रोसरी शॉप में गए, अंकल जी को पूछे, अंकल जी भैया बताइए आपके पास गोडाउन में टोटल जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसका मोटा मोटी टोटल वैल्यू कितना होगा, राइट 80 लाख रुपीस का। वो बोले मेरे पास 80 लाख रुपया का सेल प्राइस का वैल्यू पड़ा हुआ है, और वो बोले मेरे पास नॉर्मली मेरा 20% का मार्जिन रहता है, 20% का मार्जिन रहता है। तो अपने को AS2 बोलता है 16 लाख माइनस कर दो, और ये जो बच गया 64 लाख, ये अपने कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री मान लेंगे। ये एक तरह का रिलैक्सेशन अलाउड है ऐसे इंडस्ट्री को, ऐसे वैल्यूअर को जो कि बहुत ही स्मॉल स्केल जनरली होते हैं, और जिनके लिए प्रैक्टिकली ये फीजिबल नहीं होता कि वो कॉस्ट अलग अलग से कैलकुलेट कर सके, फीफो मेथड, वेटेड एवरेज लगा सके, ये पॉसिबल ही नहीं होता है, राइट। लेकिन मान लो कि सर रिटेल नहीं है, कोई और इंडस्ट्री है, तो उनको फिर AS2 बोलता है कि आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में जा सकते हैं। आप फीफो लगा नहीं पा रहे हैं, वेटेड एवरेज लगा नहीं पा रहे हैं, आप रिटेल सेक्टर आप है नहीं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड तो बहुत दूर का बात है। इन दैट केस आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम आप सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके एंटिटी में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम स्टैब्लिश किया हुआ है, और आप जब वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो वेरिएंसेस बहुत कम आता है एक्चुअल के साथ। आप जब स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करते हैं तो वेरिएंस बहुत कम आता है, राइट। आप लोग के कॉस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर में एक बड़ा चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वो जब आप पढ़ेंगे ना तब आप इस बात को रिलेट कर पाएंगे। अभी बहुत ज्यादा डेप्थ में प्रोबेबली रिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जानते हैं, तब आप इस बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, और नहीं तो जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ लेंगे तब आप इस बात को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अभी अपने लिए जो रेलिवेंट है वो बस इतना ही है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत एक स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड कर लिया जाता है, राइट। लगातार उस स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर कर करके वेरिएंसेस निकाला जाता है, राइट। तो AS2 बोलता है कि आप अपने इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं अगर आपके एंटिटी में एक प्रॉपर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, और आपके वेरिएंसेस बहुत कम आते हैं, और आप लगातार अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट्स को रिव्यू और रिवाइज करते रहते हैं, राइट। देखो यहां पर आ जाओ, कॉस्ट फॉर्मूला। गुड्स आर नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। अगर गुड्स आर नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, लाइक टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाला एग्जांपल, तो फिर उसमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ही लगाना पड़ेगा। गुड्स आर ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, जैसे पेन वाला एग्जांपल जो दिए थे, राइट, जैसे मोबाइल फोन का एग्जांपल, जैसे कैलकुलेटर का एग्जांपल, मास प्रोडक्शन हो रहा है, राइट, दे आर ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। इन दैट केस आइदर फीफो मेथड या वेटेड एवरेज मेथड लगाना पड़ेगा। इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू कैलकुलेट, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो रिटेल प्राइस मेथड, दैट इज एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड भी बोलते हैं इसको, रिटेल प्राइस मेथड को एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड भी बोलते हैं, और
फिर एक और चीज बोलता है एज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस ओनली, एज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस ओनली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैन बी यूज्ड if the entity has effective standard costing system with low variances and standard costs are reviewed regularly and standard costs are reviewed regularly। क्या क्या बोले सर, एक बार वापस से पूरा बात को सुनो। कॉस्ट फॉर्मूला में बोले if your inventory is not ordinarily interchangeable, इसका मतलब each item of inventory is a separate item, customized item in itself, they are not ordinarily interchangeable, then in that case you have to apply specific identification method। बट इफ योर इन्वेंट्री इज ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, मास प्रोडक्शन हो रहा है, सिमिलर टाइप का आइटम है, ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल है, then in that case either FIFO method या weighted average method। but if it is not practicable for you to calculate cost, if it is not practicable to calculate cost, then you can apply retail method, that is called adjusted selling price method, रिटेल प्राइस मेथड या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एंड एज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस ओनली आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके एंटिटी में एक इफेक्टिव स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम है, आपके वेरिएंसेस बहुत कम आते हैं और आप लगातार स्टैंडर्ड कॉस्ट को रिव्यू और रिवाइज करते रहते हो। ये सारा कंडीशन फुलफिल होगा तब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम लगा सकते हो। करेक्ट सर, कॉस्ट फॉर्मूला समझ में आया। हम लोग नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस के बारे में ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, देखो फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। नॉर्मल लॉस इज अब्सॉर्ब्ड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, अब नॉर्मल लॉस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री, एंड ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में अपने आप नॉर्मली हो जाता है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में अभी बात करने का नहीं है, न्यूमेरिकल्स में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें अपने आप डील हो जाता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में कवर हो जाता है गाइस ये, ठीक है। जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट क्या होता है कि अपने एक इन्वेंट्री बना रहे हैं, उसमें एक से ज्यादा प्रोडक्शन एक साथ होगा, एक से ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन एक साथ होगा, राइट। जैसे एग्जांपल ऑयल रिफाइनरी में, से फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो उसका ऑयल रिफाइनरी है, उसमें वो जो ऑयल बना रहा है उसमें पेट्रोल और डीजल उसका दो मेन प्रोडक्ट है, पेट्रोल और डीजल दो मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। और उसके साथ में एक बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट का मतलब जो इतना स्मॉल वैल्यू का होता है, इतना इमटेरियल होता है कि वो बाई नेचर ही स्क्रैप होता है, बाई नेचर इज इमटेरियल। बाई प्रोडक्ट्स आर बाई नेचर इमटेरियल, नॉट मटेरियल, दे आर लाइक स्क्रैप, लाइक केरोसिन, केरोसिन, राइट। तो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जब प्रोडक्शन करता है तो पेट्रोल और डीजल उसका ज्वाइंट प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट एक साथ निकल रहा है, एक ही प्रोसेस में प्रोसेसिंग हो रहा है और एक साथ दो प्रोडक्ट निकल रहा है, पेट्रोल भी निकल रहा है, डीजल भी निकल रहा है, और उसके साथ में एक इमटेरियल प्रोडक्ट भी निकल रहा है, उसको स्क्रैप की तरह डील किया जा सकता है, वो है केरोसिन। अब इसका कॉस्टिंग कैसे हो, यहां पर इसका बात हो रहा है, देखो ध्यान से थोड़ा सा बात को सुनना। सर जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का दो प्रोडक्ट निकल के आता है मेनली, क्या क्या, पेट्रोल डीजल, और एक लो वैल्यू आइटम बाय नेचर इमटेरियल केरोसिन, ये है बाई प्रोडक्ट। ये दोनों हो गया क्या, जॉइंट प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट, ये हो गया बाई प्रोडक्ट, ठीक है। से फॉर एग्जांपल टोटल कॉस्ट लग रहा है 3 लाख रुपया, इस पूरे प्रोसेसिंग में ना 3 लाख रुपया लग रहा है, एग्जाम्पल। तो अब आप कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सर आपके पास तो 3 आइटम निकला है, एक पेट्रोल निकला, एक डीजल निकला, एक केरोसिन निकला। अब ये 3 लाख रुपया में से कितना का पेट्रोल है, कितना का डीजल है, कितना का केरोसिन है, ये कैसे पता चलेगा, ये है, ये अभी अपने कर रहे हैं। पहले समझो क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, करना ये चाह रहे हैं कि सर ये जब प्रोसेसिंग पूरा किए ना उसमें 3 लाख रुपया लग गया, ये 3 लाख रुपया में से पेट्रोल का कितना बोले, डीजल का कितना बोले, केरोसिन का कितना बोले, अभी ये वाला बात चल रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर बात ये हुआ, AS2 बोला कि जो बाई प्रोडक्ट है ना, जो बाई प्रोडक्ट है ना उसका तो आप एनआरवी बता दो, ये एनआरवी पे ही होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है, और कुछ नहीं देखना, इसका कॉस्टिंग अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालो। से फॉर एग्जांपल आप बोलते हो 10,000 रुपया, टोटल 3 लाख रुपया का कॉस्टिंग में अभी केरोसिन जो निकला है वो एकदम बाई नेचर ही स्क्रैप है और इससे 10,000 रुपया मिलने वाला है। तो अब
यहां पर अपने को जॉइंट प्रोडक्ट्स का AS2 बोलता है जॉइंट कॉस्ट कितना है। देखो जॉइंट कॉस्ट बोला 3 लाख रुपया तो आपका लगा, लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट ना आप इसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि वो तो आपको रियलाइज हो जाएगा। ये 10,000 रुपया तो आपको रियलाइज होने वाला है, राइट। ये 10,000 यहां से माइनस हो गया, तो जॉइंट कॉस्ट हुआ 2,90,000। अब ये 2,90,000 को आप डिवाइड करिए किसमें, पेट्रोल और डीजल में, पेट्रोल और डीजल में। सर ये एलोकेट कैसे करे, बोला जिस पॉइंट पे ये स्प्लिट हो रहा है ना, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है वो बता दो। जिस प्रोसेसिंग में जिस पॉइंट पर ये दोनों स्प्लिट हो रहा है पेट्रोल और डीजल, उस पॉइंट पर इनका सेलिंग प्राइसेस कितना कितना है, सेलिंग वैल्यू कितना कितना है रादर। तो जितना जितना सेल्स वैल्यू है उस रेशियो में इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू, इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू। और ये जो सेल्स वैल्यू लेना है ना, एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट लेना है। अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद फर्दर प्रोसेसिंग होता है और एट द टाइम ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट सेल प्राइस कितना है नहीं मालूम पड़ पा रहा है, तो अल्टीमेट सेलिंग प्राइस के बेसिस पे कर दो, अल्टीमेटली सेल्स वैल्यू के रेशियो में एलोकेट हो जाएगा। बस ये अपने को बोलता है AS2, यही बात बोलता है। AS2 क्या बोला, बोला अगर कोई बाई प्रोडक्ट है तो उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू को माइनस कर दो, तो जो मिलेगा उसको बोलते हैं जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर दो इन द जॉइंट प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट निकाल लो बाई एलोकेटिंग द टोटल जॉइंट कॉस्ट in the ratio of sales value of the joint products at the split off point if available, and if not available at the split off point then the ultimate sales value, right? I hope the point is clear. लिखो by products are by nature immaterial like scrap. They are valued at net realizable value. NRV of byproduct is deducted from the total cost to calculate joint cost. Joint cost is allocated in joint products in the ratio of sales value of the joint products in the ratio of sales value of the joint products at the split off point if available, at the split off point if available, or sales value at a later stage. फिर से पढ़ लो, बाई प्रोडक्ट्स आर बाई नेचर इमटेरियल लाइक स्क्रैप, they are valued at NRV only, net realizable value only. NRV of byproduct is deducted from the total cost to calculate joint cost. Joint cost is allocated in the joint products in the ratio of sales value of the joint products at the split off point if available, और सेल्स वैल्यू एट अ लेटर स्टेज, जो बाद में जाकर के सेल्स वैल्यू मिलेगा तो उस सेल्स वैल्यू के रेशियो में एलोकेट कर दो।
right? I hope this point is absolutely clear. Certain costs not included in the cost of inventory. कुछ कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जो इन्वेंट्री के कॉस्ट में कभी भी ऐड नहीं हो सकते हैं, जैसे कि अब नॉर्मल लॉस अपने बात कर चुके, स्टोरेज कॉस्ट, एक बार गुड्स रेडी टू सेल बन गया, एक बार रेडी हो चुका एकदम, उसके बाद आप उसको गोडाउन में स्टोर कर रहे हैं, वेयरहाउस में स्टोर कर रहे हैं, तो वो जो स्टोरेज कॉस्ट है वो कभी भी इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन मान लो स्टोरेज कॉस्ट अगर पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस है, अगर स्टोरेज कॉस्ट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस है, तब तो ऐड होगा ही। जैसे कि टी लीव्स के केस में क्या होता है, जब टी लीव्स प्लक होता है ना, तो उसको स्टोर किया जाता है इन द विदरिंग ट्रफ, राइट? क्यों? क्योंकि टी लीव्स को ड्राई करने का जरूरत होता है। अब ये प्रोसेस का पार्ट है, वो जो स्टोरेज है वो रेडी होने के बाद स्टोर करने का बात नहीं है, रेडी टू सेल है, उसके बाद स्टोर नहीं हो रहा है, अभी ये तो रेडी टू सेल बनाने के लिए स्टोरेज किया जा रहा है, then that will be added as a part of the cost of the inventory because that is the production process का part, वो storage production process का part है, but otherwise जो storage cost है वो ऐड नहीं होगा। administrative overhead तो कभी भी ऐड नहीं होगा सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कभी भी ऐड नहीं होगा, जैसे मार्केटिंग एक्सपेंसेस वगैरह कभी भी, प्रोमोशनल एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कभी भी इन्वेंट्री का कॉस्ट का पार्ट नहीं बन सकता है। अच्छा, इनमें AS2 का बेसिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, जो आपके लिए रेलिवेंट है बस उतना बता रहे हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड इंक्लूडिंग द कॉस्ट फॉर्मूला यूज्ड, मतलब आपको एज अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी ये बताना पड़ता है कि द इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी बताओ, फिर ये बताओ द कॉस्ट्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग द फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड और रिटेल मेथड और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। ये आपको बताना पड़ता है कि आपने कौन सा कॉस्ट फॉर्मूला यूज किया है, राइट? इवन कॉस्ट फॉर्मूला का सिलेक्शन इज अ मैटर ऑफ सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी ओनली। टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री and its classification between raw material, WIP, finished goods, stock in trade, store, loose tools, ये क्लासिफिकेशन भी देना पड़ता है। कुछ ऐसे आइटम है जो AS2 में कवर्ड नहीं है, कुछ ऐसे आइटम है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर में कवर्ड नहीं है सर, जैसे कि WIP अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके लिए अपने पास सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS7, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। फिर WIP ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, इसके बारे में कुछ बात ही नहीं करता अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये इंड AS बात करता है, इंड AS2 इसके बारे में भी बात करता है, राइट? अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड WIP ऑफ सर्विस प्रोवाइडर के बारे में कोई बातचीत नहीं करता है। शेयर्स, डिवेंचर्स, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड के बारे में अपना AS2 बात नहीं करता है। प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्रीज ऑफ लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा के बारे में भी AS2 बात नहीं करता है। इन इंड AS देयर इज अ सेपरेट इंड AS 41 जो इसके बारे में बात करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ना इसके बारे में बन रहा है, पर अभी फिलहाल अपने पास इसके ऊपर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, और AS2 भी इसके बारे में बात नहीं करता है, प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्रीज ऑफ लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो गाइज ये सब जो थ्योरेटिकल पोर्शन था लास्ट में, वो 2 रीडिंग आपको अच्छे से देना पड़ेगा, बाकी जो मैंने करवाया उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करो। अब अपने को बस खाली कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, जिसके बाद आपको कॉन्फिडेंस फील हो जाएगा और ये AS कंप्लीट हो जाएगा।